इन्न मसल ईसा इंदल्लाहि कमसलि आदम खलक़हु मिन तुराबिन सुम्म क़ाल लहु कुन फयकून। الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صدق الله العلي العظيم। तर्जुमा। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो निहायत ही मेहरबान और रहम करने वाला है। हज़रत ईसा का हाल खुदा के नज़दीक आदम का सा है। इसने पहले मिट्टी से बनाया, फिर फरमाया कि इंसान हो जाओ, तो वो इंसान हो गए। ये बात तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हक़ है, तो तुम हरगिज़ शक करने वालों में ना होना। फिर अगर ये लोग ईसा के बारे में तुमसे झगड़ा करें तो तुमको हकीकतुल हाल तो मालूम हो ही चुकी है। तो इनसे कहना, आओ हम अपने बेटों और औरतों को बुलाएं। तुम अपने बेटों और औरतों को बुलाओ, हम खुद भी आएँ, तुम खुद भी आओ। फिर दोनों फरीक खुदा से दुआ और इल्तिजा करें और झूठों पर खुदा की लानत भेजें। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, आपको वेलकम करना चाहूँगी बहार रमज़ान में, जो आन टीवी की बहुत ही स्पेक्टेकुलर और ख़ूबसूरत इफ्तार ट्रांसमिशन है। आई होप कि आप हमारी ट्रांसमिशन को एंजॉय कर रहे होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, हर रोज़ हम अपनी ट्रांसमिशन का आगाज़ अल्लाह ताला के नाम से करते हैं, तिलावत कुरान पाक से करते हैं और तर्जुमा भी आप तक पेश करते हैं हमारे प्यारे छोटे भाई कारी नुमान सैफ़ी। व्यूअर्स, पहले भी आपके साथ शेयर किया, फिर आपके साथ शेयर करूंगी
सेहत कामिला की बात करें तो हमारे साथ होती हैं डॉक्टर ज़ैनब गोंदल, जो हमें गाइड करती हैं न्यूट्रिशन और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर अगर हम बात करें बच्चों की, तो हमारी कोशिश ये रही है कि हम हर किसी के लिए कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग और इंट्रीगिंग क्रिएट करें। जैसे कि अगर बच्चों की बात करें तो तारीख के दरीचों में जो हमारा सेगमेंट है, जो मैमूना कुद्दूस होस्ट करती हैं, वो बच्चों को कहानी सुनाती हैं। वो एक बड़ा ही खूबसूरत एलिमेंट होता है। शराए दीन में हर रोज़ हमारा जो मौजू होता है उस पे उलमाए कराम हमारे साथ डिस्कशन करते हैं, और डिस्कशन से ज़्यादा हमें, बल्कि उससे भी ज़्यादा हमें गाइड करते हैं। और इस वक्त मेरे ख्याल से हम सबको गाइडेंस की ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। फिर जहानत का इम्तिहान, हमारा जो क्विज़ कंपटीशन होता है डेली, और इंशाल्लाह कुछ ही अरसे के बाद वो जहानत का इम्तिहान जो क्विज़ कंपटीशन है, इट विल टर्न इनटू अ डिबेट कंपटीशन। सो आपके घर में भी अगर कोई ऐसे क्रेडिबल और इंटेलिजेंट यंग लोग हैं किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के, जो हमारी इस डिबेट के सिलसिले का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं एट आन TV। एंड देन ऑफ कोर्स, जैसे कि आप जानते हैं, कवाली का हम हमेशा एहतमाम करते हैं। ज़िक्र मुस्तफ़ा की भी हमारे पास अरेंजमेंट होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं कवाली की, तो सबसे पहले तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी उन प्यारी पर्सनैलिटीज़ से जो आज हमारे साथ हैं। बहुत ही प्यारे भाई हैं और हमारे लिए बड़ा ऑनर है कि वो आज हमारे साथ हैं। लेकिन उनकी तरफ हम किचन के बाद आएंगे। रमज़ान है बहारे रमज़ान, बहारे रमज़ान है बहारे रमज़ान, मेरे मालिक वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं बहारे रमज़ान ओनली ऑन आन TV। और इस वक्त हम आपको प्रेजेंट करेंगे अपना सेगमेंट जिसका नाम है शराए दीन, जिसमें हमें ज्वाइन किया है दो बहुत ही फिनोमिनल पर्सनैलिटीज़ ने। सबसे पहले मुलाकात करते हैं अलामा मोहम्मद हुसैनुर रहमान सईद से, जो मारूफ आलिम दीन भी हैं और कॉलम निगार भी हैं। अस्सलामु अलैकुम अलामा साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और हमारे साथ है अल्लामा हसन रज़ा बाक़िर, इंस्टीट्यूट ऑफ मिनाजुल हुसैन। अस्सलामु अलैकुम अलामा साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। तो व्यूअर्स, आज जिस शख्सियत के बारे में हम बात करेंगे, उनसे हर इंसान प्यार करता है। उनका नाम भी बहुत अदब से लिया जाता है और आप एक मुकम्मल रोल मॉडल हैं, ना सिर्फ ख़वातीन के लिए बल्कि हर इंसान के लिए। मैं बात कर रही हूँ हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की, जो एक बहुत ही खूबसूरत रोल मॉडल हैं फॉर मी एज अ वुमन। और अगर मैं कहूँ कि शी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पर्सनैलिटीज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, तो ये बात गलत नहीं होगी। हम लोग इधर उधर देखते हैं, सुपर हीरोज़ ढूंढते हैं, इनसे बड़े सुपर हीरोज़ कौन हैं? असल सुपर हीरोज़ और गाइड करने वाले मिराकुलस पर्सनैलिटीज़ असल में तो ये है। सो हुज़ूर पाक अपनी प्यारी बेटी के बारे में कहते थे कि ये मेरी जिगर का टुकड़ा है। आप कहते थे कि फ़ातिमा की खुशी में मेरी खुशी और नाराज़गी में मेरी नाराज़गी है। आपको औरतों का सरदार भी कहा गया और जन्नत में आप औरतों की सरदार होंगी और हम जैसे नालायक लोगों को गाइड भी करेंगे। सो आज इस खूबसूरत पर्सनैलिटी पे बात करते हैं और पढ़ते हैं अपने स्कॉलर्स की तरफ। जी नामा साहब, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब हम बात करते हैं ज़िंदगी की और लाइफ की, तो गाइडेंस के लिए जो हम इधर उधर देखते हैं, टॉपिक की तरफ तो हम आएंगे स्पेसिफिकली, लेकिन मैं पहले आप दोनों से यही बात करना चाहती हूँ कि हम इधर उधर देखते हैं, कार्टून कैरेक्टर्स को देखना शुरू हो जाते हैं, हीरोज़ जो एक्चुअली ना असल हैं, वो किसी के दिमाग की इमेजिनेशन का हिस्सा हैं। हम अपने बच्चों को ये क्यों नहीं गाइड करते कि हमारे असल हीरो तो ये हैं? देखें, सबसे पहली बात तो ये है, जैसे आपने बात की है, तो इसके ऊपर मेरा एक आर्टिकल है, अक्स रसूल सैयदा बतूल, शायद आपने वो पहले पढ़ा हुआ है। तो उसके ऊपर मैंने बड़ी तफसील से ये सारी बातें लिखी हैं कि जो सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं, वो एज ए बेटी, बहन, बीवी और माँ
आप उनको किसी भी रोल से आप देखेंगे कि उनका जो करैक्टर है, उनका जो किरदार है, वो ख़वातीन इस्लाम के लिए पूरा रोल मॉडल है। आप उनकी शख्सियत को देखेंगी, एक तो है उनके साथ हमारी मोहब्बत, हमारी अक़ीदत, अदब, एहतराम, वो यकीनन होना चाहिए, इसलिए कि वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है। एक तो जैसे आपने रिवायत पढ़ी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ातिमा बिज़अतुम मिन्नी, फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। मुझे अभी आप जब बात कर रही तो मुझे एक रिवायत याद आ रही थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़ातिमा का नाम फ़ातिमा तो ज़ारा इसलिए रखा गया कि अल्लाह ताला ने फ़ातिमा को और फ़ातिमा से मोहब्बत और अक़ीदत रखने वालों को जहन्नम से आज़ाद करार दिया है। और दूसरी रिवायत में फरमाया कि जन्नत की जो ख़वातीन हैं उनकी सरदार हैं। और हज़रत अबू अय्यूब अंसारी की रिवायत में है कि रोज़े माशर अल्लाह ताला का जो अर्श है उसकी गहराइयों से आवाज़ आएगी, निदा आएगी कि माशर के अंदर जितने भी इंसान हैं अपनी नज़रों को झुका लो, फ़ातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो पुल सरात से गुज़रकर जन्नत में जा रही हैं। तो ये जो उनका मुकाम है, जो उनकी शख्सियत है, यकीनन जैसे मैंने अर्ज़ किया, अगर वो बेटी है तब भी रोल मॉडल है, बहन है तब भी रोल मॉडल है, अगर वो बीवी है तब भी रोल मॉडल है, और अगर वो माँ है तो जिस तरह उन्होंने हज़रात हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा की परवरिश फरमाई, तरबियत फरमाई, तो यकीनन उनकी ज़िंदगी में हमें बहुत कुछ सीखना है। उनका उसवा हसना जो है रोल मॉडल है। जैसे आपने कहा कि सिर्फ ख़वातीन के लिए नहीं, सारी इंसानियत के लिए। लेकिन जुगन बात यह है कि सबसे पहले तो उनकी सीरत तैयबा को हम पढ़ें, हम अपने बच्चों को, बच्चियों को किस्से सुनाएं, और जब हम तरबियत कर रहे हैं तब भी, और जब हम परवरिश कर रहे हैं तब भी उनकी सीरत को हम बयान करें। और सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि घरों में बैठ के मिंबर और मेहराब में भी करें, आर्टिकल की सूरत में करें, प्रोग्राम सेमिनार हों उनके ऊपर, और लोगों को उनकी शख्सियत बताई जाए, समझाई जाए। हम सब बताने और सिखाने के साथ साथ आपने खुद भी तो अमल करना है ना। होता ये है कि हम लोग घर पे अपने बच्चों को लेक्चर तो देते हैं, लेकिन झूठ भी बोलते हैं, गीबत भी करते हैं, वो सारी नेगेटिव चीज़ें करते हैं जिनसे ये पाक हस्तियाँ अपने आप को खुद दूर रखती थी। एक तो उनके अंदर ये थी ही नहीं, और अगर कभी हल्की सी टेम्पटेशन या कुछ भी होता था तो उनको गाइड करने वाले हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इर्द गिर्द के जो लोग थे वो इतने पॉजिटिव थे। हम अपनी इस्लाह करेंगे अलामा साहब, तो तभी हम उनको एक रोल मॉडल अपनी औलाद और अगली जनरेशन के लिए बनाएंगे। उसमें ना मैं एक बात साथ और अर्ज कर देता हूँ। देखें, बात यह है कि आपने जो बात की, यकीनन असल बात है यही कि जब सैयदा जो हैं उनके बच्चों की तरबियत कर रही हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि एक दिन आपकी तबीयत दुरुस्त नहीं थी और तबीब ने बताया कि इनको अनार जो है वो खिलाए जाएं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला जाते हैं, अनार लेके आते हैं, उनके सामने पेश करते हैं, तो फ़ौरन दरवाज़े के ऊपर दस्तक होती है। तो वो कहता है कि जी मैं यतीम हूँ, मुझे कुछ दे दीजिए खाने के लिए। वो उठा के उसको देते हैं, हालांकि ये सिर्फ आम खुराक नहीं थी, खाना नहीं था, ये दवाई के तौर पर थी। वो दे दिया। पहले दिन यतीम आता है, फिर इस तरह मिस्कीन आता है, असीर आता है। इसको कुरान ने बयान किया, व युतिमून अत्ताम अला हुब्बी मिस्कीना व यतीमा व असीरा। मिस्कीन आया, यतीम आया, असीर आया, तीनों दिन दे दिए। और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शकूरा। ये जो सैयदा फातिमा ये जो दे रही है ना उठा के मिस्कीन को, यतीम को, असीर को, ये इस सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा, वजहिल्ला, अल्लाह की रज़ा के लिए। वो ये भी नहीं चाहती कि कोई उनका कहे जी आपका बड़ा शुक्रिया, आपकी मेहरबानी है, वो ये जुमले भी नहीं सुनना चाहती है, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब जब ये वाला मामला बच्चे देख रहे हैं साथ साथ, तो फिर वो आगे जाके फिर हसनैन करीमैन नहीं बनेंगे तो फिर क्या बनेंगे? बिल्कुल। तो ये है रोल मॉडल बच्चों के लिए, माओ के लिए। इस तरह का अंदाज इख्तियार माओ को करना चाहिए। जो आपने बात की ना कि जब माँ सामने बच्चों के झूठ बोल रही होती है तो फिर बच्चे वही सीख रहे होते हैं। देखें, अपने मुंह का निवाला अपनी औलाद के मुंह में डालना ये तो समझ आती है, लेकिन एक ऐसी खुराक जो आपके लिए डॉक्टर ने, तबीब ने कही है कि ये आपने खानी है और इससे आपकी सेहत बेहतर होगी, और आपका शौहर आपके लिए लेके आता है और आप दे देती हैं, क्योंकि आपके लिए ज्यादा अहम ये है कि आप अल्लाह और अल्लाह के बंदों को राजी करें। जी अल्लाह रहमानिर्रहीम।
देखिए, इंसान जिससे भी अपने लिए रोल मॉडल बनाता है, पहले वो ये देखता है कि उसके अंदर परफेक्शन होनी चाहिए, कि उसके अंदर हर कमाल, हर फजीलत मौजूद होनी चाहिए। और अल्लाह ने जिन हस्तियों को हमारे लिए रोल मॉडल बनाया है, पहले कुरान मजीद में हर हवाले से उनकी परफेक्शन की गवाही दी है। मसलन जैसे आपने कहा कि हर तरह की ये निजासत, बुराई, रिस से ये दूर थे। अल्लाह ने खुद फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा, कि बेशक अल्लाह का ये इरादा है कि अल्लाह ने अहले बैत आपसे हर तरह का रिस दूर रखा है, हर तरह की कमी दूर रखी है और आपको ऐसे पाक रखा है जैसे पाक रखने का हक है। यानी ऐसी ये ताहिरा और अफीफ बीबी थी। और फिर जब इनकी सदाकत के बारे में देखते हैं तो सूरह आल इमरान में अल्लाह ने कहा, फमन हाजका फीही मिन बादी मा जाका मिनल इल्म फकुल तआलू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम थुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन, कि मेरे नबी जो दलाइल के आ जाने के बाद भी आपके साथ झगड़ा कर रहा है तो आप उन्हें कहिए कि हम अपने बेटे लाते हैं, आप अपने बेटे लाइए, हम अपनी औरतों को लाते हैं, तुम अपनी औरतों को लेके आओ, हम अपनी जानों को लाते हैं, तुम अपनी जानों को लाओ। फिर हम मुनाजरा वगैरह नहीं करते, हम मुबाहला करते हैं कि जो झूठा होगा उस पर अल्लाह की लानत होगी। अब वहाँ पर मैदान मुबाहला में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बीबी को सिद्दीका बना के अपनी रिसालत का गवाह बना के लेके जा रहे थे, वो जनाब फातिमा सलामुल्लाह अलैहा थी। और फिर इसी तरह हम देखते हैं कि अल्लाह ने कहा, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, क्या नबी अपनी उम्मत से कहिए ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह यानी रिसालत की जो उजरत है ये है कि मेरे कुर्बा से मवद्दत करे। और जैसे तफसीर दुर मंसूर में है कि जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम ने, या रसूल अल्लाह वो कौन है कुर्बा, तो आपने वही बताया कौन सी हस्तियां मेरे बार रोल मॉडल बना सकते हो। कहा जनाब अली अलैहिस्सलाम है, जनाब फातिमा सलामुल्लाह अलैहा, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। और इसी तरह फिर सूरह दाहर में इनकी सखावत का कसीदा पढ़ा जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है कि ये कैसे लोगों को अता करते थे कि वह युतअमून तआम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा, ये अल्लाह की मोहब्बत में नमूदो नुमाइश नहीं चाहिए, मुआशरे में अपना सिर्फ नाम बनाने के लिए नहीं, अला हुब्बिही अल्लाह की मोहब्बत में यतीमों को, मिस्कीनों को, असीरों को खिलाते हैं। और यही वजह है कि देखिए एक मुसलमान होने के नाते जब हर बंदे की मंजिल जन्नत है तो अल्लाह ने कहा फातिमा तो सैयदा तो निसाए अहलिल जन्नह, जो जन्नत की औरतों की सैयदा और सरदार है वो जनाब फातिमा सलामुल्लाह अलैहा है। और अल्लाह ने इसी चीज़ की तरफ तो मुतवज्जे फरमाया है कि अगर आपकी मंजिल जन्नत है तो फिर आपने अपना रोल मॉडल जनाब फातिमा सलामुल्लाह अलैहा को बनाना है। और एक मैं जुमले में और कह दूंगा, और अगर मर्द हैं तो उनके लिए कहा अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहल जन्नह, कि हसन और हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार है। यानी अगर आप मर्द हो तो आप अपने लिए उसवा कामिल जो है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम को बनाओ, ताकि जो आपकी असल मंजिल अगर जन्नत है तो वहां तक पहुंचना आपके लिए आसान हो सके। तो आपकी ये दुनिया भी और आखिरत भी सवर जाएगी। तो अब हमें गाइड करें व्हाट टू डू। देखिए हम टॉपिक की डिस्कशन करते हैं, हमें ये नहीं गाइडेंस मिलती कि हम करें क्या। तो हम क्या करें आज की दुनिया और आज के हालात को मद्देनजर रखते हुए, जहाँ पे देखिए खवातीन को भी काम करना पड़ रहा है। पड़ रहा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब ड्यूल इनकम हाउस होल्ड की ज़रूरत पड़ गई है। तो औरतें भी काम कर रही हैं और भी चीज़ें कर रही हैं, लेकिन हमारी ख्वाहिश ये है कि हम सबसे आला दर्जे पे और सबसे आला मयार पे उतरें। तो अब हमें गाइड करें कि अगर वर्किंग लेडी हैं तो फिर हम कैसे अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर मतलब जैसे आप होम मेकर हैं फिर आप क्या करें, अगर दोनों चीज़ें साथ लेके चल रहे हैं क्या करें। अलामा साहब आपका यू हैव द फोरम एंड देन यू। देखिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सैयदा की शादी हुई तो उस पे नसीहत फरमाई कि अली से कहा भाई घर के बाहर की जितने मामलात हैं, मुआशी जो निज़ाम सिस्टम जो है उसको आपने देखना है। और बेटी से कहा बेटी घर के जितने मामलात हैं वो सारे के सारे मामला तुमने ही देखने हैं, काम काज करना है, बच्चों को देखना है, ये बात कही। पार्टनरशिप जी, अगर यही बात आज हर बाप अपनी बेटी को रुखसती के वक्त कह दे, यहाँ पे कहा जाता है कि देखना सास की काम खिदमत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी जनाब वो घर में कोई मेहमान आ जाए तो आपके ऊपर ये
बाज़ इस्लामी जो लेबल लगाए हुए हैं, इस्लामी स्कॉलर जो इस तरह की बातें करते हैं कि जी बस बीवी जो है वो खावंद को देखेगी, उसके अलावा किसी का वो उसके वालिदैन को नहीं देखेगी, माँ बाप को। जब ये तरबियत होगी, अब देखें सईदा की तरबियत कैसे हो रही है। और बड़ा अहम वाक़या मैं अर्ज़ करता हूँ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ग़ुलाम और बांदियाँ आईं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बांदियाँ भी तकसीम कर रहे हैं, ग़ुलाम भी तकसीम कर रहे हैं। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि ऐसा करो, मशवरा है कि आप भी चले जाओ और अब्बाई से जाके एक खादमा ले आओ। चक्की चला चला के जो हाथों के ऊपर वर्म आ गया है, जिस्म पे वर्म आ गया, मशकी से उठा उठा के, तो आप भी जाके वहाँ से एक बांदी ले आओ ताकि आपके जो काम है वो आपकी कफ़ील हो जाएगी, खान के जितना भी काम काज होता है। तो सैयदा जब तशरीफ़ आई तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों इस मौके पे किसी और के साथ मसरूफ़ गुफ्तगू थे। तो आपने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिस्टर्ब नहीं किया, वापस तशरीफ़ ले आईं, घर अपने काशाना अली पे तशरीफ़ ले आईं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह फ़ातिमा आई थी, वापस चली गई। और जुगन ये बड़ी एक अहम ये एक लम्हात होते हैं कि बेटी आए घर में वापस चली जाए, बाप के ऊपर बड़े कि बेटी आई थी, क्यों आई थी, क्या बात थी, फ़ौरन काशाना पे आ गए। और यहाँ पे एक साथ रिवायत भी ऐड करूँगा, हदीस पाक में आता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र में जाते तो सबसे आखिर में जिसके साथ मुलाकात और गुफ्तगू करते वो सैयदा फ़ातिमा होती, और जब आप सफ़र से वापस तशरीफ़ लाते तो सबसे पहले जिससे मुलाकात और गुफ्तगू करते वो सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा होती। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और आगे कहा, बेटी खैरियत से तुम घर आई थी, क्या बात थी? तो आप खामोश थी। आप ये समझ लें कि जैसे बड़ों का अदब एहतराम होता है, तो बाप के अदब एहतराम में खामोश हो गई। हज़रत अली ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह मैं अर्ज़ करता हूँ, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे आप ग़ुलाम और बांदियाँ तकसीम कर रहे थे तो मैंने सईदा से कहा था कि आप भी जाएँ। अब ये जुमला सुनने वाला है, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेटी घर के काम काज तुम्हें करने होंगे। हाँ, मैं तुम्हें बताता हूँ, जब काम काज करके थक जाओ तो 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाह अकबर, ये 100 जो अपना कलमात की तस्बीह है, ये पढ़ लिया करो। जितना दिन हम हर थकावट नमाज होगी के वो बाद भी खत्म हो पढ़ते जाएगी। हैं और रमजानुल मुबारक में इसका जी, सबसे ज्यादा इसको तस्बीहात फातिमा कहा गया, तस्बीहात फातिमा। और बहुत बरकतों वाली ये सुभान तस्बीह है। अल्लाह ये भी सदका है, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी सदका है, अल्लाह अकबर ये भी सदका है, इसके ऊपर अजर सवाब तो है ही है। लेकिन ये जुमला सुनने वाला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आप देखें कि वहाँ पे जितने भी सहाबा इकराम हैं, सहाबियात हैं, रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, किसी को बांदियाँ दी जा रही हैं, किसी को ग़ुलाम दिए जा रहे हैं, और अपनी बेटी को जिसे जन्नत की ख़वातीन की सरदार करार दिया, जिसको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जिगर का टुकड़ा कहा बेटी घर के काम तुमने खुद करने हैं। ये जो जुमला, अगर ये जो जन्नत जुमला पाना इतना आसान होता, मेरी बहन ये जुमला, मेरी बहन ये जुमला अगर हर बाप अपनी बेटी को कह दे तो मुझे बताएं हमारा जो ये मुआशरा क्या ये जन्नत की नज़ीर पेश नहीं करेगा? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अल्लामा साहब, लेकिन बीइंग अ वुमन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हर चीज़ आप औरत पे भी नहीं डाल सकते। अब जैसे कि मैंने आपको कहा, ड्यूल इनकम हाउस होल्ड की ज़रूरत पड़ती है आजकल। बच्चों को अगर पढ़ाना है, उनको आला तालीम देनी है, जो माशी हालात है उनको भी तो मद्देनजर वो रखना तो है। इनकी सीरत में भी मिलता है। देखें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा में भी और इनकी सीरत में भी मिलता है कि हज़रत अली जो हैं कामकाज में वो बड़ी इम्पोर्टेंट अपना हाँ वक्त क्योंकि गुजारते होता हैं। ही है अल्लामा साहब, हाँ। जब हम ये गुफ्तगू करते हैं ना, आप तो जानते हैं अल्लामा साहब, बिकॉज यू यंगर देन बोथ ऑफ अस, आप तो बेहतर अंडरस्टैंड करते हैं कि जो अब यंगर जनरेशन है वो ये कहती है कि जी सारा कुछ अगर हमने करना है, अगर मैंने पैसे भी कमाने हैं, मैंने घर को भी देखना है, मैंने ससुराल भी देखना है, मैंने अपने घर वालों, अपने अम्मा अब्बा को भी देखना है, और फिर उनके अम्मी, यानी कि चारों अम्मी आपने ही हुए ना, चारों माँ बाप, जी, जी। उनके भी और अपने भी। सो मैं क्या करूं? और होता ये है कि कभी कभी इंसान के एक्चुअली दिमाग के पटाखे जो है वो उड़ जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि आजकल की इन्वायरमेंट, आपने बहुत अच्छी बात कही कि बच्चियों को सही गाइड करके घर भेजें। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरी अपनी फ्रेंड्स की कुछ पेरेंट्स ने कहा कि यार सास ससुर को सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये शादी वाले दिन बात हो रही है, निकाह होने वाला है, किसी बात पे हक महर इन चीजों पे गुफ्तगू चल रही थी, मेरे सामने मेरी दोस्त की अम्मी ने हाथ उठा के कहा सास ससुर को सर पे उठाने चढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैंने उनको देखा, मैंने अपनी दोस्त को देखा, वो नीचे देख रही थी, हो गया निकाह वगैरह, मैंने सिर्फ उसके कान में एक बात जाके कही, मैंने कहा तुम्हें बहुत मुबारक हो, और सास ससुर को उसी तरह सर पे उठाना जिस तरह अपने माँ बाप को उठाती हो। अम्मी बिल्कुल शायद ठीक कह रही थी किसी और मामले में, लेकिन खुदा का वास्ता है सुकून की जिंदगी गुजारनी है तो याद रखना
जिसके साथ जिंदगी गुजार रही हो वो इस दुनिया में उन्हीं की वजह से है, उन माँ और बाप की वजह से। उससे प्यार करती हो तो उससे बढ़ के प्यार उसके माँ बाप से करो, वो तुम्हारे पैर धो धो के देखें जुगल, इसका फिर इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान ये होता है कि यहाँ पे बच्चे की ये तरबियत हो रही है और वहां पे जाके वो कुछ देखना पड़ रहा है। बिल्कुल चाहिए ये कि जो सास है ना, जो सास है वो भी बहू को बेटी समझे, सास बहू को बेटी समझे, और ये जो बहू है ये सास को माँ समझे। बिल्कुल दोनों तरफ से, यानी ये उनका ख्याल करे और वो इनका ख्याल करे, तो फिर इस तरह मुआशरा जो है ना वो दुरुस्त समझ जाता है। मैं यहीं से बात आगे बढ़ाता हूँ। देखिए जनाब फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की जब शादी हुई तो उस घर में सास भी मौजूद थी। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम के साथ उनकी वालदा जनाब फातिमा बिन्त असद सलामुल्लाह अलैहा भी मौजूद थी, लेकिन वहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ड्यूटीज़ तकसीम कर दी। आपने कहा हज़रत अली अलैहिस्सलाम की वालिदा जो ख़ानदान के सारे मामलात होते हैं वो देखेंगी, और जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा जो है वो घर के मामलात देखेंगी। और फिर मैं इनकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। जैसे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब सैयदा को वो तस्बीह तालीम फरमाई, हम सिर्फ ये तस्बीह सवाब की नीयत से पढ़ते हैं, लेकिन जनाब सैयदा ने तो कहा मैं थक जाती हूँ, मुझे कोई खादिमा चाहिए जो मेरी मुआवनत करे। इसका मतलब ये है कि ये अज़कार सिर्फ सवाब के लिए नहीं, हमारी मादी मुश्किलात के हल के लिए भी मददगार होते हैं। और फिर उसके बाद रसूलुल्लाह ने एक खादिमा और कनीज़ भी जनाब फातिमा को दी, जिन्हें जनाब फिजा सलामुल्लाह अलैहा कहते और हैं। एक दिन आप काम करती थी, हाँ यही और मैं एक अर्ज दिन करता वो हूँ। ये। अब देखें कि फेयरनेस का लेवल, आपके लिए काम कर रही हैं, आप उन्हें हर रोज काम कराएं, बिल्कुल आपके अब्बा हुजूर ने आपको अता की, सो द पॉइंट इज आप जो मर्जी करें, ऐसा ही। मगर आपने उस खादिमा के साथ भी इक्वल लेवल पे चली। और मैं यहाँ पे अर्ज बात है। करूंगा, अब देखिए इंसानी हुकूक की जब हम बात करते हैं, इससे बड़ी कोई मिसाल मिल सकती है? यानी वो घर में खादिमा बन के आई, और ख़ुद एक दिन इस घर के एक और कनीज़ है जनाब उम्मे ऐमन ने देखा कि जनाब फातिमा सलामुल्लाह अलैहा एक वक्त में दो काम कर रही है, चक्की भी चला रही हैं और साथ जनाब हसन अलैहिस्सलाम का झूला भी झूला रही हैं। उन्होंने देखा कि वो जो कनीज़ है जनाब फिजा एक तरफ आराम कर रही है। आपने कहा आप एक वक्त में दो काम कर रही हैं, एक काम फिजा को कहे। आपने कहा नहीं, दर हकीकत हमारे घर का दस्तूर है, एक दिन का घर का काम मैं करती हूँ, एक दिन जनाब फिजा करती है। आपने कहा कल मैं आराम कर रही थी, जनाब फिजा काम कर रही थी, और आज मेरा बारी है, आज मैं घर का काम करूंगी और जनाब फिजा आराम करेंगी। देखिए ये एक इंसानियत का जो हमें हक मिलता है, जो एक उसूल मिलता है कि उनके साथ रवैया बर्ताव कैसा होना चाहिए। और यही वजह है वो घर की कनीज थी जनाब फिजा, लेकिन इस घर के बच्चे इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम उन्हें माँ कह के पुकारते थे, और जनाब फिजा को जनाब फातिमा सलामुल्लाह अलैहा बहन करके पुकारती थी। यानी इतना खूबसूरत ये माहौल था, इसी वजह से जो एक कनीज थी, ये खादिमा थी, उनका भी दिल नहीं करता था ये घर छोड़ के किसी और दहलीज पे जाए। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं लामा साहब, आपकी यही बात बड़े अरसा पहले मेरे ख्याल से आपने यही वाला सारा वाकया शेयर किया था कुछ साल पहले मेरे साथ। आपसे तो फिर भी भैया नहीं, मतलब कुछ सालों से मुलाकात है आपके साथ, तो ऑलमोस्ट 10 years ऑन एंड ऑफ मेरा मामला गुफ्तगू का सिलसिला हमारा चल रहा है। मैं घर में ना, हमारे घर में यूजुअली जो है वो फैमिली में अम्मी की साइड से बेगम साहब बुलाते हैं, तो हमारे घर में ये सिस्टम नहीं है। इन्हीं बातों को सुन के मैं वही कहती हूँ ना व्यूअर्स, हम स्टूडेंट्स हैं, और मेरी ज़िंदगी में जितनी पॉजिटिविटी आई है हमारे इन स्कॉलर्स की गाइडेंस से मैं आपको बता नहीं सकती। घर में कोई भी किसी को नाम से नहीं बुलाता, मुझे सारे आप ही बुलाते, फैसल को सब भाई बुलाते, और जो बच्चियां काम करती है घर में अगर उनकी एज ज़्यादा है तो उनको अम्मा बुलाया जाता है, या फिर दीदी या आपा, या हमारे घर में आपी या दीदी या वटेवर इस तरह से कहा जाता है। नाम से हम किसी को नहीं पुकारते। क्यों? क्योंकि हमजा जो अब 17 साल के हैं, हसन जो 7 साल के हैं, और नूर जो 3 साल की है, उनको पता होना चाहिए कि भाई हमने अदब से पेश आना है। तो अगर मेरी माँ और बाप ही अदब से नहीं पेश आएंगे और वो भी अपनायत नहीं दिखाएंगे, और ये सारी गाइडेंस इन स्कॉलर से मिली है, तो व्यूअर्स मैं आपको यही बात कहती हूँ कि जब आप हमारे ये सेगमेंट देखें तो सिर्फ बातें एक कान से सुन के दूसरे से ना निकालें, उनको अपने दिल में भी उतारें। आप नोटिस करेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आप खुद उस पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं जिस पॉजिटिविटी को आप एडमायर करते हैं इन अजीम हस्तियों में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू इतनी तेज़ तेज़ ख़त्म हो गई, पता ही नहीं चला, सेगमेंट भी ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी। आपका शुक्रिया। ब्रेक की तरफ जाएंगे व्यूअर्स, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे
तो कुछ मेहमान नवाजी की तरफ बढ़ेंगे। ये तो कौन आ रहा है हमें ज्वाइन करने के लिए, ब्रेक के बाद पता चलेगा। आप देख रहे हैं बहारे रमज़ान ओनली ऑन आन टीवी। बहारे रमजान है, बहारे रमजान, बहारे रमजान है, बहारे रमजान। देख रहे हैं बहारे रमज़ान और अब वक्त हो गया है हमारे सेगमेंट का जिसका नाम है मेहमाने रहमत। और रहमतें लेके बहुत ही प्यारी सी मेरी आज दोस्त हमारे शो पे है, तो मेरी एक्साइटमेंट का लेवल कुछ और ही है। आज टॉपिक भी इतना खूबसूरत, फिर हमारे मेहमान भी इतने प्यारे, तो क्या करें। मैं बात कर रही हूँ एक बहुत ही बाहिम्मत ट्रू वुमन ऑफ सब्सटेंस की, जो नो डाउट एक एजुकेशनिस्ट रह चुकी हैं। मैं हमेशा कहती हूँ इनको कि तुम्हें उस्तानी बनने का बड़ा शौक है, इसलिए तुमने सिर्फ एजुकेशन की तरफ रुझान किया। देन ऑफ कोर्स शी इज़ अ ब्रिलियंट होस्ट। बड़े कम लोग होते हैं जिनको आप जब खुद एंकरिंग इतनी देर से कर रहे होते हैं दैट यू लुक अप टू। सो शी इज़ समवन दैट आई लुक अप टू इन टर्म्स ऑफ एंकरिंग, बिकॉज ये इतनी स्ट्रॉन्ग और सॉलिड एंकर हैं और इनकी नॉलेज का लेवल नेक्स्ट लेवल का है। और दिमाग पता नहीं क्या एनसाइक्लोपीडिया है, क्या है, कोई चीज़ पढ़ती है तो उसको ज़बानी याद आ जाते हो जाती है। तो हम जैसे कमज़ोर एंकर्स के सामने तो ये शहजादी हैं हमारी। एंड देन अ ब्रिलियंट एक्टर एज़ वेल। मैं बात कर रही हूँ मेरी एब्सोल्युटली लाडली आयशा जहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई जप्पी बनती है, इतनी तारीफें कर दी हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। एक जप्पी तो बनती सही बात है, जरूरी किस्म, बहुत जरूरी किस्म। अच्छा वो अब एनर्जी का टीका मिल गया ना बिल्कुल, मुझे। हाँ। अब हम बात कर सकते हैं। वैसे भी जैसे जैसे रोजा करीब जा रहा होता है ना, तो एनर्जी थोड़ी थोड़ी ड्रेन हो रही होती है, उसके बाद आप नहीं मुझे आपको देख के एनर्जी का बूस्ट मिल गया। अच्छा रोज़ों की बात हो रही है, आपकी जिंदगी की तो बात करेंगे, लेकिन Yes. पहले मुझे ये बताओ कि बचपन का रमज़ान कैसा था? बिकॉज यू ऑलवेज टॉक अबाउट अम्मी एंड वेरियस डिफरेंट थिंग्स। तो मुझे अम्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ कि बचपन में इफ्तारी, रमज़ान, सहरी, क्या मामलात होते थे बचपन का रमज़ान? बचपन का जो रमज़ान था ना जोगन, बड़ा ही इंटरेस्टिंग रमज़ान था। एक तो मैंने रोज़े बहुत जल्दी शुरू कर दिए थे। आई वॉज हार्डली 5 years old जब से मैं रोज़े रख रही हूँ, और कोई साल ऐसा नहीं गुजरता कि मैं रोज़ा ना रखूँ। नहीं रखवाए गए थे? नहीं, खुद घर में हर बंदा रोज़ा रखता था। इवन जो मुलाजिम थे घर के वो भी रोज़ा रखते थे। और हमारा सिस्टम इस तरह होता था कि हम सारे काम रात को करवा लिया करते थे, अम्मी वगैरह, और सुबह में मुलाजिमों को छुट्टी होती थी कि जब सिर्फ इफ्तार का वक्त आएगा ना, उस वक्त आपने आना है किचन में और काम करवाना है बस। और जितना भी सफाई वगैरह हर चीज़ है ना, वो उससे ऑनवर्ड्स होगी, उससे पहले नहीं। यानी इतना रिलैक्स्ड माहौल होता था, बहुत मज़ा आता था। हम भी सारी रात जागने में फिर इबादत होती थी। बड़ों को इबादतें करते देखते थे तो हम भी अपने अपने जानमाज उठा के मुसल्लों पे बैठ के दुआएं करते। तो बहुत छोटी एज से। लेकिन 5 साल की उम्र पे जब रोज़ा रखा, अपनी मर्जी से रखा या रखवाया गया? नहीं, अम्मी की बहुत लाडली थी और खाती कुछ भी नहीं थी उस ज़माने में। अब तो खैर कहानी और है। उस ज़माने में बिल्कुल एक तीली की तरह थी, बहुत दुबली और हवा से भी उड़ जाए। सिंगल पसली लिटिल सिंगल पसली। एक दो मुझे सिंगल पसली बच्चे यहाँ पे भी नजर आ रहे हैं नन्हे से। हाँ तो और क्या। तो वो अम्मी का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। उन्होंने बीच में मुझे बहुत कोशिश की कि मैं किसी तरह रूह अफ़ज़ा पी लूँ या मैं जामशीरी पी लूँ या मैं कोई चीज़ के इसका रोज़ा जो है ना, ये जो 5 साल के एज का बच्चा बहुत छोटा होता है, लेकिन आई डिड नॉट ब्रेक माई फास्ट। आप टेंशन ना लें। हाँ, गर्शी जामे शीरी हमारे पास है सेट पे, बाकायदा हमारे स्पॉन्सर है। बस तो ये गिला आपका नहीं होगा कि मैं जामे शीरी नहीं मिला, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। सही बात है। हाँ। तो वो जनाब फिर हुआ ये कि वो उसकी इतनी आदत पड़ गई कि रोज़ा छोड़ना तो ऐसे लगता है जैसे बहुत बड़ा है भी गुनाह, लेकिन मेरी अपनी ज़ात पे बोझ है। मुझे याद है अच्छी तरह। 5-6 साल की उम्र पे कौन सी? मैं उससे आगे की बात कर रही हूँ कि अच्छा, अब हम बड़े। हाँ, लेकिन 5 years ऑनवर्ड्स मैंने और खुद भी रखे, और अब मैं अपने बच्चों को, आई हैव 5 kids, माशाल्लाह, सब ने 5 साल की उम्र में रोज़ा रखना शुरू किया, सब ने। और इट वाज नॉट मेरी तरफ से फोर्स्ड नहीं था। सेम मेरी वाली सिचुएशन में बच्चों ने कहा कि नहीं हमने रोज़ा रखना है। वही बात, माहौल यही था कि रात जागना है, इबादत करनी है, नफल पढ़ने हैं, तो बच्चों ने भी पढ़ने हैं। उनके लिए भी वही एक्साइटमेंट है, वही जो हम करेंगे वही हमारे बच्चे भी करेंगे ना। तो ये तो एक मुकाफाते अमल का एक सिलसिला है। स्कूल में जब रोजे रखती थी वो ज्यादा औखा था? देखो मैं इस कोई मतलब वैसे एक पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रही हूँ। आई डोंट अपसेट और ऑफेंड एनीवन, बट आप समझ रहे हो ना, बहुत स्कूल मुश्किल, कॉलेज के जमाने के रोजे मुश्किल थे या
अब जो काम पे और सेट्स पे ज्यादा क्या मुश्किल? स्कूल के रोजे बहुत मुश्किल थे, वो इसलिए क्योंकि आपको सारे बच्चे तो रोजे नहीं रखते। हर रमजान में कम से कम 2 दफा मैं स्कूल में बेहोश होती थी। ये एक स्टैंडर्ड चीज थी। अच्छा। और मुझे उस वक्त पता नहीं था कि मेरे एक्चुअली स्टमक में बहुत छोटी उम्र पे अल्सर्स बन गए। ओए होए। तो मैं बहुत बीमार हो जाती थी और कभी समझ ही नहीं आती थी कि मसला क्या हुआ। बाद में पता चला कि इसको तो she has proper ulcers जो खुल जाते हैं and then they start bleeding, तो बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी। Oh my God। तो हर रमजान सेम सिचुएशन के रोजे, एक तो सारे खा रहे पी रहे, मैं वहां पे बैठी हूँ रोजा रख के, और फिर बैठे बैठे ग्रुप वो कह रहे इसको सहरी नहीं कराई, कह रहे नहीं खाई है, पराठा खाया इसने सुबह सहरी पे, बच्चा बेहोश पड़ा हुआ। अच्छा, हमारे साथ रोजा नहीं तोड़ा रोजा नहीं तोड़ा, मतलब चोट भी अगर लगी है ना और 12 बजे के बाद, वो मैं अपने आप को तसल्ली दे लेती थी कि अच्छा 12 बजे के बाद हुआ है तो अब मेरा रोज़ा हो गया है, तो मैं अब रोज़ा नहीं खोलूंगी अपना। तो ये इतनी आदत इनग्रेन्ड है, मैं कहूँगी वालदा की तरबियत है, जाहिर सी बात है, तो ऐसा है ना। मैं अपने माहौल में देखती थी खालाओं को, अपनी वालदा को हर वक्त रोज़ों। तो चिड़ी रोज़ा भी नहीं कभी रखा? कभी नहीं रखा, चिड़ी रोज़ा कभी नहीं रखा। किसी ने घर में कभी चिड़ी रोज़ा रखा? मैं अब अपनी तीसरे नंबर की जो बेटी थी उसको, और अब जो 2 छोटे बच्चे उनको चिड़िया रोज़े रखवाती। तो वो कैसे रखवाती है? वो ऐसे रखवाती हूँ कि क्योंकि ये बहुत छोटी थी, रिहाब, अभी तो वो 14 की हो गई है, लेकिन 15 की, लेकिन जिस वक्त मैं और हारिस मिले थे ना तब वो बहुत छोटी थी, तो वो और बिल्कुल सिंगल पसली थी, तो और वो बेहोश हो जाती थी, ठीक है, उसको नोज ब्लीड भी हो जाता था। तो वो जनाब उसकी ये गर्मियों के रोज़ों में नोज ब्लीड भी हो जाता था। एग्जैक्टली। तो हारिस ने ये इन्वेंट किया कि इसको ये कहेंगे कि तुम्हारे बाकी सब 30 रोजे रखेंगे, तुम 60 रखोगी। उसने कहा बाबा वो कैसे? उसने कहा देखो तुम्हें जब 12 o'clock होंगे ना तो शाम को आपको चिड़िया नजर आनी शुरू हो जाती है 12 बजे, तो 12 बजे तुमने रोज़ा खोल लेना है चिड़िया को देख के, तुमने थोड़ा सा खाना है और उसके बाद तुमने दोबारा रोज़ा रख लेना है। तो वो सहरी में भी उठ के सहरी करती थी, 12 बजे वो इफ्तार करती थी एक दफ़ा, और फिर शाम की रोज़े की इफ्तारी में रोज़ा कुशाई करती थी। आप देख रहे हैं बहारे रमज़ान स्पेशली ऑन आन टीवी, और अब वक्त हुआ जाता है हमारे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट का, जिसमें वैसे तो सारे सेगमेंट हमारे बड़े इंपॉर्टेंट है, लेकिन जहानत का इम्तिहान। ये हमारा क्विज कंपटीशन है और आज हमारा 3rd डे है क्विज कंपटीशन। देखते हैं कि आज टीम ए या टीम बी में से कौन सी टीम जीतती है। और सबसे पहले तो हम आगाज करेंगे अपने राउंड का टीम्स के इंट्रोडक्शन से। जी टीम ए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एहसानुल्लाह है, मेरा तल्लक यूनिवर्सिटी सरगोदा के मैथ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल मनान हसन है और मैं यूनिवर्सिटी सरगोदा के कॉलेज ऑफ फार्मेसी से बिलोंग करता हूँ। जी टीम बी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिहा रहीम है और मैं हिमायत इस्लाम ख़वातीन कॉलेज से हूँ और मेरी डिग्री BS इंग्लिश लिटरेचर है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयमा नौरीन है और मेरा ताल्लुक़ हिमायत इस्लाम ख़वातीन कॉलेज से है और मैं भी BS इंग्लिश लिटरेचर की स्टूडेंट हूँ। वंडरफुल, वेलकम टू द प्रोग्राम गाइस एंड बेस्ट ऑफ लक। आप लोगों ने टीम्स का बंटवारा करना है तो बता दें मुझे। मेरी तो ये टीम। अच्छा, मैंने कहा था ब्रेक से पहले कि टीमें ना चूज करना, उससे पहले टीम भी चूज किया तो आपकी फिर बाय डिफॉल्ट टीमें हो गई। बॉयज को बॉय रिप्रेजेंट करे, गर्ल्स को छोटी सी गर्ल रिप्रेजेंट करे। आप खुश हो नूर भाई? मैंने आपको बॉय बुला दिया। मैं नहीं बुलाया, मैंने अभी आपको छोटा ही रखा है उम्र में। नाम आपका कुछ ऐसा है, मेरी बेटी का भी यही नाम है, वो भी मेरी घर की नूर है और भाई वैसे ही आंखों का नूर होता है, तो बस फिर नूरो नूर हो गए। बिल्कुल ऐसे ही। इजाजत है शुरू करें? बिल्कुल। तो सबसे पहले तो ये बताऊंगी कि आज हमारी विनिंग टीम जो है वो लेके जाएगी स्पार्क्स की तरफ से एक बहुत ही अमेजिंग तोहफा, विच इज़ द Neo 5 Plus स्मार्टफोन। स्पार्क्स स्मार्टफोन की जानिब से जीतने वाले खुश नसीब को Neo 5 Plus ये वाला मोबाइल मिलेगा। उसके साथ साथ हमारी जो दोनों टीम्स हैं वो करशी जामे श्री के गिफ्ट हैम्पर्स अपने साथ लेके जाएंगी, क्योंकि खाली हाथ हमने किसी को भी नहीं भेजना, लेकिन मोबाइल तो उस टीम के साथ जाएगा जो जीतेगी। अब 3 दिन आप रख लेना और 3 दिन वो रख रहे, और एक जो दिन बच जाएगा उसमें आप मुझे लैंड कर देना। डन हो गई? चलो जी, ये तो अब आप लोगों के मामलात है, बट बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ, हमारे पहले राउंड की तरफ। 2 राउंड्स हैं हमारी इस क्विज के अंदर, और राउंड 1 है कुरान और सुन्नत राउंड, जिसमें आप सबसे 8 सवाल पूछे जाएंगे। टीम ए से भी 8 सवाल, टीम बी से भी 8 सवाल। हर सवाल के सही जवाब पे
10 पॉइंट्स मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं है और 8 सवाल पूरे पहले टीम ए से पूछूंगी, फिर टीम बी से पूछूंगी। तो इसलिए एक दूसरे को के जवाब देने की कोशिश मत कीजिएगा, ओवरलैप होगा। जनरली जो है वो there's no नेगेटिव मार्किंग और ना ही उनका पॉइंट आपको मिल सकता है और ना ही उनका आपको। राइट, क्लियर हो गई बात? सो आगे बढ़ते हैं और गौर से सवाल सुनिएगा और सवाल को मुकम्मल होने देना है प्लीज। राउंड 1 में तो वैसे ही लोग मुकम्मल होने देते हैं, राउंड 2 में क्योंकि मल्टीपल चॉइस है तो बहुत स्पीड से लोग जवाब देते थे, तो पूरा सवाल और ऑप्शंस जरूर सुनिएगा। इसमें देयर इज नो मल्टीपल चॉइस, सो लेट्स स्टार्ट विद जस्ट द क्वेश्चंस। टीम ए, आर यू रेडी? यस। टीम ए, आर यू रेडी? यस। टीम ए, आर यू रेडी? यस। ओके, दोनों तैयार हैं। कभी एक तैयार होता है कभी दूसरा, तो हमने कहा दोनों से बारी बारी पूछ लें। ओके, डन। सो कुरान मजीद के नज़ूल का मक्की पीरियड कितना है? 13 साल। बिल्कुल सही। फारूक का क्या मतलब है? फर्क करने वाला, हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाला। बिल्कुल सही। सही और गलत में फर्क करने वाला। क्वेश्चन नंबर 3, दूसरे पारे में कितने रुकू हैं? दूसरे पारे में कितने रुकू हैं? 16। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 4, सूरह आले इमरान मक्की है या मदनी? मदनी। बिल्कुल सही। तीसरे पारे में कुल कितनी आयात हैं? टाइम कम होता है। 200। आंसर गलत है। 125, 125 आयात है। तीसरे पारे की सबसे अहम आयत कौन सी है? तीसरे पारे की सबसे अहम आयत कौन सी है? हम बड़ा रेगुलरली पढ़ते भी हैं। आयतुल कुर्सी। बिल्कुल सही बेटा। सूरह तौबा में कुल कितनी आयतें हैं? मुझे आयशा टेंशन से देख रही है कि मुश्किल सवाल पूछ रही हूँ। आप जवाब देना चाह रही हैं? मुश्किल है ना? आपकी टीम फंस रही है और मुझे लगता है 75। नहीं, 129। 129। लास्ट क्वेश्चन। कुरान पाक में औरत या खातून के नाम पे कौन सी सूरत है? सूरतुल निसा। सूरतुल निसा। औरत के नाम पर रॉन्ग आंसर। आपने गलत आंसर दिया। कुरान में सूरह मरियम जी बूटी लगवाई जा रही है। नो मैम, नहीं बताया नहीं है मैंने। इन्होंने बताया है। नहीं मैम। अच्छा ओके, हल्का सा इशारा किया, मैंने बताया नहीं। नहीं इशारा नहीं। रोजे में इतना तो बता सकते हैं। नहीं। अच्छा ठीक है, नहीं बताना। आपने गलत जवाब दिया है। द राइट आंसर इज सूरह मरियम। औरत के नाम पे सवाल इसीलिए कहती हूँ गौर से सुना करें। डोंट वरी, यू डन वेरी वेल। बढ़ते हैं टीम बी की तरफ। टीम बी, आर यू रेडी? यस। ये देखा ना, मेरे बच्चे को पता था। आर यू रेडी गर्ल? यस। ओके, थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। जेब की टीम है, आप जरा चुस्त हो जाएं। चुस्त ही होता है। हाँ जाग। हाँ बिल्कुल। ओके, कुरान की सबसे छोटी सूरत कौन सी? सूरत कौसर। बिल्कुल सही। इंजील किस पर नाजिल हुई? हजरत जिब्राइल। हजरत ईसा। रॉन्ग आंसर बेटा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। और से सुनना है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात कितनी उम्र मुबारक में? 63। बिल्कुल सही। काबे में कितने बुत रखे हुए थे? 360। बिल्कुल सही। सूरह यासीन में कुल कितनी आयत? 83। बिल्कुल सही। उन्होंने भी जवाब देने दो। नहीं कोई बात नहीं, आपने इनकी दफा तो नहीं कहा था, सारे जवाब इन्होंने दिए। बच्चियों को कंफ्यूज कर रही हैं आप। मैं बता रही हूँ, मेरी बच्चियों को बिल्कुल कंफ्यूज ना किया जाए। ये अभी किसी और की पैदा की हुई बच्ची है। अपनियों की बारी हमारे साथ क्या करती है देखने वाली बात होती है। ये हम गुफ्तगू में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल सही बात। ओके, सूरह निसा मक्की सूरत है या मदनी? मदनी। बिल्कुल सही। कुरान पाक के चौथे यानी कि 4th पारे में कितने रुकू हैं? 14। बिल्कुल सही। 6 हिजरी में कौन सा अहम वाकया पेश आया? सुलह हदीबिया। बिल्कुल सही, सुलह हुदैबिया। एंड नूर भाई, आपकी टीम जरा हल्की रही। नहीं, आपने जो सवाल है वो आपने आसान पूछा है इनसे। जाने दें, हाँ। ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ बिल्कुल इजी थे।
यार ये मुश्किल थे, वैसे लड़कों का काम भी है मुश्किल काम करना। ओह माय गॉड, तो ये बात मत शुरू करें बहुत please। बड़ा एक मसला पड़ सकता है। नहीं, एक सेकंड, क्या मतलब? देखिए आप घर के बाहर मुश्किल काम करते हैं। ये दोनों अपने आर्ग्यूमेंट्स करते रहेंगे। बहारे रमजान ओनली ऑन आन टीवी। आयशा जाजेब और नूर भाई हमारे साथ हैं। गलती से इनको एक एक टीम हमने हैंड ओवर कर दी। वो क्या लड़ेंगे कि इन दोनों के झगड़े नहीं खत्म हो रहे, लेकिन रमजानुल मुबारक में लड़ाई नहीं करते। उन्होंने गलत बात की, उन्होंने कहा मर्द मुश्किल काम करते हैं, तो मैंने मर्द और औरत दोनों बहुत मुश्किल काम करते हैं। मैंने आप नूर भाई सारा क्रेडिट खुद ना ले लिया। मैंने यही कहा, मैंने दे कहा देते एक हैं। इफ्तार में अगर आप जरा पकौड़े तले ना जरा खड़े होके और आपके पसीने छूटे तो आपको समझ लग जाएगी कि कितना मुश्किल काम हम है। तो मानने वालों में से हैं, हम तो मान गए। वो मान गए, यही तो बात है हमारे प्यारे नूर भाई की। अच्छा, लेकिन वो डिफेंड कर रहे थे अपने बॉयज को, बनता था। अच्छा खैर, स्कोर आप लोगों का, टीम ए आपका स्कोर है 50 पिछले राउंड का, और टीम बी आपका स्कोर है 70, यानी कि आपका एक सवाल का जवाब गलत था, आपके तीन जवाब बल्कि गलत थे। नाउ इस राउंड में गेम चेंज हो जाती है। हर सवाल का सही जवाब देने पे 20 पॉइंट्स मिलेंगे, यानी कि अगर आपने कैचअप करना है तो आपको एक सवाल का एक्स्ट्रा जवाब देना पड़ेगा, तब आप ऑन पार आएंगे। और दुआ करें कि उनके गलत हो ताकि आपका जो है ऑन नहीं, पार। क्यों ऐसी दुआ करें? भाई यही हो सकता है ना कि वो कहीं लैग कर जाए। क्विज। अच्छा चलिए ओके। सो एंड नो नेगेटिव मार्किंग, और ये मल्टीपल चॉइस राउंड है, तो मैं आपको ऑप्शंस दूंगी, आप ऑप्शन सुनिएगा और उसमें से जवाब दीजिएगा। टीम ए तैयार है? जी तैयार हैं। ओके, टीम ए, गनी किस सहाबी का लक़ब है? हजरत उस्मान, हजरत अम्मार या हजरत साद? हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला। बिल्कुल सही। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस हस्ती के लिए फरमाया कि ये दुनिया और आखिरत में मेरे भाई हैं? हजरत अली, हजरत अम्मार, हजरत साद? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। बिल्कुल सही। ज़बूर किस नबी पे नाजिल हुई? हजरत ईसा, हजरत दाऊद या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पे। बिल्कुल सही, वेल डन। गुलामों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया? हजरत जैद, हजरत हंजला या हजरत अनस? हजरत जैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। बिल्कुल सही बेटा, कॉन्फिडेंस के साथ जवाब। अहुन ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं जवाब आंदे? नहीं, नहीं वो आ रहे हैं, नहीं वो आ रहे हैं, उसी ने बताया। पहले वो बताएंगे फिर मैं। क्या बात है आपकी भाई, मगर मशवरा करके। सो औरतों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया? हजरत खदीजा ने, हजरत आयशा ने या हजरत हलीमा ने? हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने। बिल्कुल सही बेटा। गारे सौर में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन था? हजरत अली, हजरत उमर या हजरत अबू बकर? हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। बिल्कुल सही बेटा। अभी तक 6 में से 6 सवालों के जवाब सही हैं, 2 रह गए हैं। गुड लक। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के लिए किस गार में जाते थे? गारे सौर, गारे हिरा या गारे कुबा? गारे हिरा। बिल्कुल सही। 7 out of 7। आखिरी सवाल। मेरी दुआएं साथ है, घबराओ नहीं। जमीन पर खुदा का पहला घर कौन सा बना था? काबा, बैतुल मक़दस या मदीना? काबतुल्लाह। बिल्कुल सही। टीम ए, वेल डन भाई। 10 में से 10 कह रही हूँ, 8 में से 8 सवालों के सही जवाब दे दिए। 160 नंबर आपने गेन कर लिए। ये मैं जरा अपना हिसाब पक्का करूँ ना, 160 नंबर। अच्छा, वहाँ से वो सवाल जवाब नहीं आएगा तो ये जवाब दे सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं दे सकते। जब उनको नहीं आएगा तो ये देंगे ना? नहीं भाई, तो वो जवाब आप मजीद क्यों आजमाइश से गुजार रहे हैं? नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप सिर्फ बच्चों को तंग कर रहे हैं। हाँ, नहीं वो मेरे साथ छेड़खानी कर रहे हैं। देखिए, नेगेटिव छेड़खानी। यस, नो नेगेटिव मार्किंग। तो पहले वैसे कल तो था कि अगर जवाब नहीं आता तो ये दे सकते, तो उनके नंबर कटेंगे, इनको मिल जाएंगे। नहीं, आप चाहते हैं उनके नंबर काट के उनको और नंबर मिल जाए? ऑलरेडी उन्होंने 210 नंबर तो बना लिए। बेस्ट ऑफ लक गर्ल्स। उनके काम भी तो है ना। 240 में से टू गेट 210 इज अ वेरी बिग स्कोर। यस। चले जी गर्ल्स, इधर नूर भाई की बातों में उनके झांसे में नहीं आना, ठीक है ना? हमने अपने काम पे फोकस करना है। गर्ल्स, गुड लक। हज कब फर्ज हुआ? 9 हिजरी, 10 हिजरी या 12 हिजरी? 9 हिजरी। बिल्कुल सही बेटा। मौलाए कायनात किसका लक़ब है? हजरत अली, हजरत अब्बास या हजरत हमजा? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। बिल्कुल सही बेटा। इमाम जाफर सादिक
अलैहिस्सलाम का कौन सा शागिर्द केमिस्ट्री का बानी है? अल बारूनी, जाबिर बिन हयान या एरिस्टोटल? जाबिर बिन हयान। बिल्कुल सही, तुक्का लगाया था या जवाब आता था? आता था? मुझसे तो पढ़ा नहीं जा रहा था सवाल, बच्ची ने। क्या बात है आपकी बेटा। तैयारी करके आई है हमारी बच्ची, टफ टाइम देंगी। उनका अच्छा नंबर है तो वो सही करते हैं, आपको खुशी होती है, वो सही करते हैं, आपको खुशी होती है, एक पास ही हो जाए ना यार। बच्चे हैं दोनों, मतलब खुशी तो ज़ाहिर है टीम मेरी वो है, लेकिन मुझे उनके लिए भी खुशी है। अभी देखती हूँ ना, अगर उनका गलत हो गया तो नहीं होगा इंशाल्लाह। अच्छा, दारुल इस्लाम किस मुल्क को कहा जाता है? टांजानिया, इंडोनेशिया या पाकिस्तान? पाकिस्तान। रॉन्ग आंसर, टांजानिया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक कहाँ है? मक्का, ओहद या मदीना? मदीना। बिल्कुल सही बेटा, गेस किया। लेकिन सबसे पहले जुम्मे का दिन गुस्ल किसने किया? हज़रत मूसा ने, हज़रत इब्राहीम या हज़रत सालेह? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। बिल्कुल सही। अब तुक्के लगा रही हो क्या? आते हैं जवाब? नहीं आते। आप तो नहीं बता रही? ये 2 तुक्के थे। मैं किधर से बताऊंगी? अच्छा, उधर से सामने बैठ के? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, मैं थोड़ी नूर भाई की तरह पे नजर रखे। 2 तुक्के थे ये वाले। 2 तुक्के थे, मैंने वो देख लिए, लेकिन माशाल्लाह सही तुक्के। सही जा रहे हैं, इसका मतलब अल्लाह भी हमारे साथ है। औरतों में सबसे पहले स्टिचिंग किसने की? हजरत सारा ने, हजरत मरियम ने या हजरत आमिना ने? बरकतें फिजाओं में अपने सब गुनाह धो लो। औरतों में सबसे पहले स्टिचिंग किसने की? स्टिचिंग, हजरत सारा, हजरत मरियम या हजरत आमिना? हज़रत मरियम। हजरत सारा रजी अल्लाह ताला। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किससे मुकाबला था? फिरौन, हमान या नमरूद? नमरूद। बिल्कुल सही। ओके, हमारे 2 सवालों के जवाब गलत थे, यानी कि इसमें हमारा स्कोर हुआ 120। तो ये तो हम समझ ही गए होंगे कि इवन दो स्ट्रॉन्ग स्टार्ट टीम बी का था, बिल्कुल, लेकिन टीम ए का स्कोर है 210, टीम बी का स्कोर है 190। Well done girls and well done boys, but our boys are the winning team। आपको स्पार्क्स की तरफ से ये मोबाइल फोन मिलेगा, स्मार्टफोन मिलेगा, उसके साथ साथ दोनों टीम्स के साथ करशी जामी शीरी के गिफ्ट हैम्पर्स जाएंगे। और यहाँ पे नाम है इफ्तार मज़ेदार। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम बेटे, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? इट्स सो गुड टू सी यू माशाल्लाह से। लेकिन आपसे बात करने से पहले मैंने एक जरूरी काम करना है, और वो क्या होता है? बिल्कुल, डेटॉल से हैंड वॉश करेंगे, हैंड वॉश करने हैं। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज व्यूअर्स कि जब हमने अपने हाथ धोने हैं तो किस चीज़ से हाथ धोने हैं वो बहुत मैटर करता है। आजकल इतने प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन 90% जब आप यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन में इश्यूज हो जाते हैं, 100 और मसाइल होते हैं। लेकिन डेटॉल एक ऐसा ब्रिलियंट प्रोडक्ट है जिसके अंदर एडिड मॉइस्चराइजर्स हैं जो आपकी स्किन को ख़राब नहीं होने देते। और प्लीज़ व्यूअर्स, स्पेशली किचन में कोई भी काम करने से पहले, बल्कि किसी भी खाना खाने से पहले, किचन में काम करने से पहले, किसी भी काम से पहले हाथ धोने बहुत ज़रूरी हैं और प्रॉपर तरीके से धोने ज़रूरी है, क्योंकि रिमेंबर इन्हीं हाथों से आपने खाना खाना भी है एंड देन ऑफ कोर्स अगर बच्चे हैं तो उनको खिलाना भी है। सो थैंक यू सो मच। अब हम वेलकम ज़ूप से अपने हाथ ड्राई करेंगे। भाई हमारे पास सारे ही बेहतरीन प्रोडक्ट्स और चीज़ें हैं ऑन सेट। तो मुझे ये बताइए कि आज शेफ हिबा एहसन हमारे लिए क्या मेन्यू डिज़ाइन कर? आज बहुत ही मज़े का मेन्यू है। इसमें हमारे पास है चिकन हांडी, उसके साथ हम बना रहे हैं कैरमल फ्रूट डिलाइट, और उसके साथ है ग्रिल्ड पाइनएप्पल मोहितो।
8 करोड़ चीजें आज बन रही हैं। जी बिल्कुल। रेसिपीज की तरफ मैं कुछ देर बाद आऊँ। ठीक है, आप अपना काम अलबत्ता शुरू कर दें। बिल्कुल। हमारे पास आपको पता है हमारे ब्रिलियंट स्पॉन्सर्स, वी हैव डेटॉल, वी हैव सब्रोसो, वी हैव करशी, रामेश्वरी, वी हैव कश्मीर, वी हैव ज़ूप, वी हैव ऑल दीज अमेजिंग ब्रांड्स विद अस जो हमारी सपोर्ट भी कर रही हैं और हमें साथ आगे लेके चल भी रही हैं। सो इन पे भी हम बात करें। एंड ऑफ कोर्स लिप्टन। यस, लिप्टन के बगैर तो जिंदगी ही नामुकम्मल है। चाय के बगैर मतलब चाय के बगैर जिंदगी नामुकम्मल है, लेकिन स्पेसिफिकली लिप्टन के बगैर हमारी जिंदगी नामुकम्मल है। सो आपको पता है सहरी में भी और चाय और इफ्तार में भी और देन उसके बाद रात को भी, और स्पेशली जब लोगों ने जब तरावियां पढ़ने जा रहे होते हैं या आ रहे होते हैं तो उस वक्त भी आपको होता है कि कुछ होना चाहिए और सबकी फेवरेट चाय, लिप्टन की चाय। डन। सो आप अपने कामों की तरफ बढ़े, हम चलते हैं वापस मेन स्टेज की तरफ। हमारी एक बहुत मुश्किल सी बात है, शेफ हिबा अपने काम कर रही हैं, लेकिन हम अभी यही डिस्कस कर रहे थे आयशा और मैं कि रोजा खुलते ही एक स्ट्रॉन्ग कप चाय का चाहिए होता है, चाहे वो दूध पत्ती हो या सेपरेट चाय हो या मसाला चाय हो। और आजकल जहाँ हर जगह वही पुराने प्राइजेस और गिफ्ट्स मिल रहे हैं, लिप्टन लेके आया है जार ऑफ जॉय विच इज़ अ स्पेशल एडिशन। ज़रूर जाके लिप्टन का इंतखाब कीजिएगा और पाइएगा जार ऑफ जॉय। एंड ऑफ कोर्स लिप्टन तो हम सबकी ही फेवरेट है। सो किचन में वहाँ पे ऑयल भी गर्म हो रहा है, तो ये बताना भी ज़रूरी है कि हम किचन में इस्तेमाल कर रहे हैं कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति, जो 60 साल से अपने मज़ेदार मोमेंट, हमारे मज़ेदार मोमेंट्स का हिस्सा बन रहे हैं। और अगर ये बहाना पक्का हो कि 100% खालिस इंग्रेडिएंट से तैयार किया जा रहा है, नेचुरल इंग्रेडिएंट से तैयार किया जा रहा है, तो इंसान का कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है इसी प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए। एंड अपने लिए और अपने प्यारों के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति का इंतखाब करें ताकि आपका रमज़ान भी हेल्दी और हैप्पी गुजरे। राइट। सो मैडम, क्या सिचुएशन है आपकी किचन में? हांडी तैयार हो रही है और अभी हम सब्रोसो की चिकन फ्राई करेंगे साथ इसके। हम लोग आई थिंक क्रिस्पी पॉपर्स फ्राई करने लगे हैं या चिकन टेंडर्स। चिकन टेंडर्स फ्राई माय फेवरेट। और इसके बाय द वे आप बड़े मजे के बर्गर्स भी बना सकते हैं। सब्रोसो के तो खैर सारे ही प्रोडक्ट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग है, बट शर्त ये है कि गरम ऑयल में इसको डालना है, तो हम इसको हीट होने देंगे। कश्मीर बनास्पति ऑयल इज वेल, कश्मीर ऑयल इज गेटिंग वार्म। उस वक्त तक हम अपने कुछ सब्रोसो के बारे में आपको मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स ज़रा बता दूं कि सब्रोसो पाकिस्तान की एक बहुत ही ट्रस्टेड ब्रांड है। ये नोन है फॉर इट्स इनोवेशन, और जो इनकी चिकन कचौरियाँ हैं वो हर किसी की फेवरेट है क्योंकि उनका साइज भी बड़ा आइडियल और परफेक्ट है ना। छोटा हाँ। कचौरी जब आप मार्केट से लेते हो इतनी बड़ी होती है, आप नहीं खा सकते, बिल्कुल वेस्ट होती है और बाइट साइज में इतनी गिल्ट भी नहीं होती। प्लस सब्रोसो ने हमें ये भी बता दिया कि सिर्फ फ्राई करना जरूरी नहीं है, आप बेक भी कर सकते हैं। आप ओवन में बेक कर लें, एयर फ्रायर में कुक कर लें, बिल्कुल हेल्दी और उतना ही क्रिस्पी बन जाता है। सो आइदर ऑप्शन इज अ गुड ऑप्शन। सो जरूर सब्रोसो के भी प्रोडक्ट्स रमजान मुबारक में ट्राई कीजिएगा। और जब हम ड्रिंक्स की बात करते हैं तो आपका फेवरेट लाल शरबत करशी का जामे शीरी। अच्छा, करशी का शरबत इलायची ट्राई किया आपने? नहीं, मैंने नहीं ट्राई किया। आपको पता है कि करशी के सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो 100% खालिस अरकियात से तैयार किया जाते हैं और इनके अंदर एक कतरा पानी भी नहीं शामिल किया जाता। क्या बात। सो वेरी प्योर, वेरी गुड इंग्रेडिएंट्स एंड ऑब्वियसली बच्चे भी बड़े भी हर कोई एंजॉय करता है, रमज़ान हो और कम से कम 6-7 दफ़ा बादाम, करशी, जामे शीरी और दूध की कॉम्बिनेशन ना हो ये मुमकिन नहीं है, नामुमकिन है। अच्छा, दूध सोडा जब आप बनाते हैं, अगर आप उसके अंदर शरबत इलायची डाल दें करशी का, अनबिलीवेबल फ्लेवर। अच्छा, हाँ, अच्छा, never tried it। दूध सोडा पीते हो ना? हाँ, उसके अंदर शरबत इलायची थोड़ा सा डाल दो। अच्छा, जामे शीरी और दूध भी पीते हैं हम तो। हाँ, तो वो भी बहुत रिफ्रेशिंग होता है रोजे के फौरन बाद। शरबत इलायची, दूध, बादाम, पिस्ते और खजूर, वो भी ब्लेंड कर दें। अरे वाह, दुआएं दोगे मुझे? अच्छा चलो, और जब हम इन सब कामों से फ्री हो जाते हैं तो फिर हमने जब फ्राइंग ये सारे मामलात हो रहे होते हैं तो आपको भी पता है कि उसके साथ साथ हमने इनको ड्रेन आउट भी करना होता है। बिल्कुल। सो ज़ूप का हम इस्तेमाल करेंगे जो एक बहुत ही अमेजिंग ब्रांड है। इसकी अब्जॉर्बेंसी बहुत हाई है और एक हेल्दी लिविंग के लिए बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। पहले होता था कि जो आप चीज़ें खाते थे और पीते थे उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता था कि लाइक आपने खाया पिया, आपने फ्राई की कोई चीज़ आपने अखबार पे डाल दी, बिल्कुल। अब वो लिटरली एक जहरीली चीज़ है
और उसके साथ साथ उसका जो इंक है ना वो शामिल हो जाता था उस खाने के अंदर। तो वही तो कह रही हूँ, जहरीला। हाँ बिल्कुल। तो इस जहरीलेपन से बचने के लिए ज़ूप का इस्तेमाल करें और साथ साथ बाय द वे इसकी एब्जॉर्बेंसी इतनी अमेजिंग है कि आपको फिर ये टेंशन नहीं रहती ना कि सारा का सारा तेल निकला भी है कि नहीं। सही बात। So let's talk about this handi that you are making. Yes. So this is the chicken handi. और इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ और इसका तरीका जल्दी से बता देती हूँ। सबसे पहले आपने ऑयल में इसमें डालना है अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा फ्रेगरेंट हो जाए, उसकी अच्छी सी खुशबू आने लग जाए तो आप इसमें प्याज को ब्राउन करके टमाटर के साथ ब्लेंड करके पेस्ट बना लें। पेस्ट इसमें शामिल कर दें, पेस्ट को पकाएं। उसमें आपने फिर अपने सारे मसाले डाल देने हैं, बहुत सिंपल मसाले जो आप घर पे यूज़ करते हैं, नमक, लाल मिर्च, गरम मसाला और हल्दी, दैट्स इट। वो डाल के उसको अच्छे से भून लें। उसमें अदरक कटा हुआ डाल दें। जब ऑयल आने लग जाए बाहर तो आपने इसमें चिकन के क्यूब्स कटे हुए डाल देने हैं, बोनलेस चिकन के, सबरोसो के, बिल्कुल आपको इजीली मिल जाते हैं। वो डाल के आपने अच्छे से भून लेना है और एंड पे आपने इसमें क्रीम शामिल कर देनी है। अरे वाह, दैट्स इट। बहुत इजी रेसिपी है। इजी एंड वेरी रिच। यस, बट बच्चों को बहुत पसंद है। बिल्कुल। ओके, और हमने डिजर्ट भी तैयार की है। बिल्कुल, कैरेमल फ्रूट डिजर्ट। मैं जरा व्यूअर्स को शक्ल भी दिखाती हूँ तो तैयार हो गई। थोड़ा सा टीजर देना चाहिए। और बताइए कि आपने तैयार कैसे की है? ये भी बहुत ही आसान है, इसके लिए आपको इंग्रेडिएंट्स भी बहुत कम चाहिए। ए देखो ना जरा, क्या बात है। ए देखो ना जरा, फ्रेश फ्रूट, स्ट्रॉबेरी और इसके साथ पाइनएप्पल, इसका ब्लेंड ही बहुत मजे का है। और ऊपर से क्या डाले? कैरेमल सॉस। वाओ, नाइस यार, वेरी नाइस टच। हम इसको वापस फ्रिज में डाल दें क्योंकि अभी कुछ वक्त बाकी है इफ्तारी के। हाँ जी बिल्कुल। ओके, सो इसको हमने कैसे तैयार किया? इसको हमने ये किया है कि आपने सबसे पहले आधा लीटर दूध ले लेना है। उसमें उसको आपने हल्का सा गर्म करना है, बॉईल नहीं करना, हल्का सा गर्म करके पुडिंग के पैकेट्स ले लेना है, कैरेमल पुडिंग। ठीक है। कैरेमल पुडिंग के 2 पैकेट आपने दूध में अच्छे से मिक्स कर लेने हैं। अभी उसको चढ़ाया नहीं ऊपर, हमने गरम किया। दूध को गरम करके उतार लिया, उसमें पैकेट्स डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया। और जो कैरेमल सॉस उसके अंदर होती है पैकेट में, वो आपने अलग रख लेनी है टॉपिंग के लिए। ओके। उसके बाद आपने क्या करना है, फ्रेश ब्रेड लेनी है। बेसिकली ये ब्रेड डबल बनी है। जी बिल्कुल। मैंने कहा फ्रूट केक नहीं, ब्रेड लेनी है आपने। अच्छा, ब्रेड के ये समवट ब्रेड पुडिंग टाइप है। ओके, ये देसी स्टाइल ब्रेड। ये क्विक वाली ब्रेड पुडिंग है, जब आपके पास टाइम ना हो। ब्रेड के आपने किनारे काट के एक तह लगाई ब्रेड की, उसके ऊपर जो पुडिंग का मिक्सचर है वो डाला, अच्छे से सोक किया, फिर दूसरी तह और फिर 3 तह आपने ऐसे लगा के इसको ठंडा करने रख दिया। ओके। ठंडा एक दफ़ा हो जाए तो आपने इस पे कोई भी क्रीम लेके क्रीम की टॉपिंग कर दी। फिर थोड़ा ठंडा हुआ, उसके बाद लास्ट स्टेप आपका ये है कि आपने इस पे कैरेमल सॉस ड्रिजल कर देनी है। कोई भी आप डिज़ाइनिंग ऊपर कर लें। और फ्रूट्स में आपको जो भी पसंद है, स्ट्रॉबेरी, कीवी, पाइनएप्पल, बनाना, आप उसको अगर पसंद है, क्योंकि अक्सर बच्चे जो हैं वो अगर नहीं फ्रेश फ्रूट नहीं पसंद और करते। तो खाते हैं। मेरे तो बच्चे फ्रेश फ्रूट खाते हैं भाई। वो तो घर में फ्रूट खत्म हो तो उनका मूड ऑफ होता है। एक बात बताओ, आपके घर में वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बनती हैं इफ्तार में, जिसकी डिमांड होती है? जैसे मेरे घर में फ्रूट चाट लाजिम है और मलजूम है। मैंने नहीं जाना आपके घर इफ्तार, कभी नहीं आऊंगी मैं, जिंदगी में कभी नहीं आऊंगी। वैसे तो रमजान का स्पेशल अल्हम्दुलिल्लाह हर साल होती है तो नहीं कहीं जाना होता, लेकिन अब नोट कर लिया, आयशा जाजेब की इनविटेशन नहीं एक्सेप्ट करनी है। फ्रूट चाट खिला के घर भेज देगी। ऐसा कुछ नहीं है भाई, हमारी टेबल पे पकौड़े भी में जबरदस्ती खिलाई जाती थी फ्रूट चाट, जबरदस्त। Oh my God! I love fruits, but like I like strawberry, I like pineapple. इसको पता है मेरे फेवरेट्स है। केला शौक से खा लेती हूँ। वैसे ये बातें ना ही कहूँ ऑन एयर, बच्चों ने घूम के कहना खुद तो नहीं खाती, जबरदस्ती खिलाती। अच्छा, मैंने फ्रूट्स के मामले में कभी जबरदस्ती नहीं की। एक बड़े बच्चे पे मैंने एक्सपेरिमेंट किया था। खुद खाती है ना? नहीं, बड़े बच्चे पे मैंने एक्सपेरिमेंट किया था जबरदस्ती खिलाने वाला, वो आज तक नहीं खाता माशाल्लाह। बाकी जो 4 हैं उनको मैंने कभी फोर्स नहीं किया। वो मुझे मेरी देखा देखी इतना फल माशाल्लाह शौक से एंजॉय करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस फैक्ट। और कुछ किया नहीं किया, उन्हें फल एंजॉय करना जरूर सिखाया मैंने। एक बात मैं जरूर कहूंगी इस लड़की के बारे में, जो मैं हर जगह कहती हूँ कि शेफ हिबा की प्लेटिंग के साथ कोई मुकाबला नहीं लगा सकता। और आपने हमेशा से एक बात कही है कि आपकी ख्वाहिश है कि देसी जो हमारी डिशेज होती हैं उसकी लुक एलिवेट हो जाए, मॉडर्नाइज करें इससे। अब देखिए छोटी छोटी चीजें, जिस तरह ये लेमन है, मैं अगर आप माइंड ना करें तो मैं दिखाना चाहूंगी। आपने इस नींबू पे एक साइड पे मिर्च लगाई, अगर आप ये देख सकते हैं तो नींबू पे ये मिर्च लगाई और उसको एक डेकोरेशन के तौर पे यहाँ पे रखा। उसके साथ आपने अनियंस के भी पीसेस रखे। तो यही तो चीजें होती हैं। बिल्कुल। सो एब्सोल्युटली लवली। बट हमें अपनी डिशेस के बारे में बताओ।
सबसे पहले तो ये है चिकन हांडी और इसकी 2 प्रेजेंटेशन। मखनी क्रीमी सी, यस, जो हमने रेसिपी शेयर की। कैरमल फ्रूट डिजर्ट, जिसकी आप अगर सिंगल प्रेजेंटेशन करना चाहे तो ये है, ऐसे ग्लास में भी कर सकते हैं। एक पूरा डिश बनानी है तो वो ये है। ठीक है। उसके साथ है हमारी ये ड्रिंक, ग्रिल्ड पाइनएप्पल मोहितो। ये ग्रिल्ड पाइनएप्पल बेचारे ने क्या बिगाड़ा था जिसको ग्रिल कर दिया आपने? इसका हमने फ्लेवर एनहांस किया, थोड़ा सा स्मोकी चारी फ्लेवर लेके। मैं आपको एनहांस करके दिखाती हूँ पाइनएप्पल का फ्लेवर। मैंने करशी जामे शीरी से आपको दिखाती हूँ कि असल में पाइनएप्पल की डिश क्या आती है। पाइनएप्पल, वाटर एंड पुट करशी जामे शीरी। ये एक आपकी ड्रिंक भी बन जाएगी और डिजर्ट भी बन जाएगी। अगर आप इसमें बर्फ डाल के इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे तो ये आपकी बहुत ही मजे की एक स्लश, रिफ्रेशिंग पाइनएप्पल जामे शीरी स्लश बन जाएगा। और अगर आप ऐसे भी सर्व करना चाहते हैं तो आपको पता है कि आपने इसको ऐसे, आपने स्ट्रॉ के साथ और स्पून के साथ सर्व कर दिया, आपने पाइनएप्पल भी खा लिया और साथ में ड्रिंक भी पी ली। सो ये एक हमारी, मैंने आपको पाइनएप्पल की ड्रिंक बनानी सिखाई है, आपने तो बेचारे पाइनएप्पल को सड़ा दिया। नहीं, लुक्स गुड, लुक्स वेरी वेरी गुड। थैंक यू सो मच। एंड ये मैंने एक एक्स्ट्रा डिश बनाई है अपनी न्यूट्रिशनिस्ट को खुश करने के लिए। इट्स एन ऑरेंज विनेग्रेट सैलेड। वंडरफुल। बट हमने इस पे सबरोसो के चिकन टेंडर्स को कट अप करके टॉपिंग किया इसके साथ। अमेजिंग, इट ऑल लुक्स ग्रेट। एंड ऑफ कोर्स अगर हमारे पास ज़ूब का सहारा ना होता तो मुश्किल हो जाता। अगर कश्मीर ऑयल एंड वनस्पति ना होता तो हम फ्राई ना कुछ कर पाते। सो द पॉइंट इज ऑल ऑफ आवर स्पॉन्सर्स वे सो ग्रेटफुल फॉर देम एंड इतने मजे मजे की चीज़ों के ऑप्शंस हमें उन्होंने प्रोवाइड किए हैं। वो तो हम खैर मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन अभी मैं इफ्तारी जो है वो सर्व करने के मूड पे हूँ। जी हाँ व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बहारे रमज़ान ओनली ऑन आन टीवी। और गुफ्तगू के सिलसिले की तरफ तो हमने फिर बढ़ना है, जहाँ सेहते कामिला का सेगमेंट स्टार्ट होने वाला है। बट उससे पहले एक बहुत ही अमेजिंग खबर उन लोगों के लिए जो चाइना टाउन लाहौर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। चाइना टाउन लाहौर करने जा रहा है खुसूसी कुरानंदाजी यानी कि लकी ड्रॉ, जिसमें 25 रमज़ानुल मुबारक तक अपना प्लॉट खरीदने वाले और अपने बकाया जो भी आपके ड्यूज़ हैं क्लियर करने वाले हिस्सा ले सकते हैं। पहला इनाम जो है वो उम्रे का टिकट है, दूसरा इनाम मोटर बाइक है और तीसरा इनाम LED है। उसके अलावा भी बेशुमार इनामात होंगे। जब चाइना टाउन लाहौर दे रहा है इतना कुछ तो फिर इंतज़ार किस चीज़ का है? फ़ौरन अपना प्लॉट खरीदें या फिर अपने जो ड्यूज़ हैं उनको क्लियर करें ताकि 25 रमज़ानुल मुबारक की कुरानंदाजी जो चाइना टाउन लाहौर करने जा रहा है उसका हिस्सा आप बन सके। सो एक्साइटिंग न्यूज़, यू वांट टू विन लॉट्स ऑफ प्राइजेस, इन्वेस्ट इन चाइना टाउन लाहौर। अब बढ़ते हैं प्यारे प्यारे मुस्कुराते हुए चेहरों की तरफ। आयशा जहाज़ेब तो जहाँ जाती है खुशबू और पॉजिटिविटी और मुस्कुराहटें फैलाती हुई गुजरती हैं। लेकिन आपके साथ भी एक नन्ही सी जान है जो कद में हम दोनों से लंबी है, लेकिन है नन्ही सी जान। और बात करेंगी हमारे से सेहत कामिला। वेरी इंटरेस्टिंग। सो हम बात कर रहे हैं डॉक्टर ज़ैनब गोंदल की, जो डाइटिशियन हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं और उसके साथ साथ फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं। क्या बात है यार, फूड टेक्नोलॉजिस्ट बहुत बड़ी चीज़ है। लेट्स आस्क हर कि भाई व्हाट डज शी मीन बाय फूड टेक्नोलॉजिस्ट। हाँ, जब मैंने अपनी न्यूट्रिशन और डाइटेटिक्स की डिग्री शुरू की तो आई न्यू कि न्यूट्रिशनिस्ट क्या होता है, डाइटिशियन क्या होता है, उनकी जॉब क्या होती है। लेकिन मुझे ये जानना था कि हमारे प्लेट से बॉडी तक का तो जो सफ़र है वो तो मुझे मेरी डिग्री बता रही है, लेकिन उस प्लेट में आने तक जो प्रोसेस जो पहले वाला हिस्सा है, हाँ, फार्म टू फोर्क तक का जो सफ़र है वो क्या है। सो दैट इज एग्जैक्टली उसके लिए फिर मैंने फूड टेक्नोलॉजी की डिग्री की, जिसमें हमें एक एक चीज़ बताई जाती थी कि फॉर एग्जांपल आपने कॉर्न ली है, उसको कॉर्न से लेके कॉर्नफ्लोर की अगर फॉर एग्जांपल बात करें मकई, तो वो प्रोसेस क्या है। अगर हर फूड आइटम का प्रोसेस बिल्कुल। बात ये है कि हम बहुत सी चीजें बेदहानी में भी यूज करते हैं। हाँ। जैसे कि सोया सॉस आजकल हर बंदा अपने घर में यूज कर रहा है। जैसे एक जमाने में हर कोई अजीनोमोटो यूज करता था, याद है सारा बचपन अजीनोमोटो। आयशा, मैंने सारा बचपन गुजार दिया। हाँ। चाइनीज खाना खाने के लिए जाते थे या घर में बनता था, इंजॉय बहुत करती थी। अगले दिन स्वेलिंग,
जिसमें दर्द और सर में दर्द। मुझे तो पैल्पिटेशन बहुत एग्जैक्टली दिल तेज धड़कना शुरू हो जाता था। बाद में जाके पता चला कि भाई ये जो चीज हम अपने हर खाने में डाल रहे हैं, एक वक्त में तो पुलाव और बिरयानी में भी लोग डाल देते थे। पराठों में डलना शुरू हो गया था, सिंपल पराठों में अजीनोमोटो डाल के वो बड़ा एक डिफरेंट सा टेस्ट होता था, लोग खा लेते थे। द पॉइंट इज ये जानना भी जरूरी है। दिस इज व्हाई जब मैं मॉर्निंग शो भी करती हूँ, कोई और भी काम करती हूँ, तो जब बात आती है सेहत की और सेहत से रिलेटेड मामलात की, एक तो डॉक्टर्स है ना हमारे दूसरे, और फिर खाना खुराक जिसमें शिफा भी है और जो आपका भट्टा भी बिठा सकती है। बिल्कुल, मैं एक रिसर्च पढ़ी थी, उसमें वो दे वर सेइंग कि आपकी न्यूट्रिशियस प्लेट हो लेकिन आपके दिमाग में जो चल रहा है वो बहुत नेगेटिव हो, तो जो खाना आप खा रहे हैं वो किसी सूरत आपको ग़िज़ाइयत नहीं पहुंचा सकता। इसकी एक सिंपल सी वो एग्जांपल वही है ना कि आप एक किसी गार्डन में बैठे और आधे पौधों से आप पॉजिटिव बातें करें, उसके साथ हंसें खेलें, और आधों पे गुस्सा निकालें अपना। तकरीबन 1-1.5 हफ्ते बाद आप उनका रिजल्ट देखेंगे, जिनके साथ आप हंस के बात कर रहे थे उनका फल फ्रूट जो होगा वो डबल होगा बनिस्बत उनके जिनके साथ आप नेगेटिव वो मुरझा जाएंगे या मर जाएंगे। बिल्कुल। सो द पॉइंट इज आज हम बात करेंगे उन चीज़ों की जिनका इनको भी बड़ा शौक है। मतलब कोई भी हर्बल किस्म की टोटका नुमा चीज़ें होती हैं तो जाने नहीं कंफ्यूजन भी है। बाय द वे इनको सोशल मीडिया पे डीएम कर दें। अधी डॉक्टर तनीम हकीम तो है भी है, खतरे जान भी काफी पूरी की पूरी है। सो हम आज बात करेंगे तुख्मे दाऊदी की, बिल्कुल तुख्मे बालंगा की, जिसका मैंने प्रोबेबली नाम गलत लिया है। 4 दफा मेरी इस्लाह करने की कोशिश की, हर किसी की प्रोनाउंसिएशन आपकी तरह नहीं होती मैडम, माफी दे दो। आप तो माँ की गोद में ही अच्छे तलफ्फुज के साथ आई थी, हम में से कुछ रह गए ना, पड़े रहे। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। एंड इस सबको बिल्कुल जी हाजमे की बात हो रही है, जो अक्सर रमजान और मुबारक में लोग अपना बर्बाद कर लेते हैं। ऐसे ही रमजान में बरकतें बहुत हैं, लेकिन उन बरकतों में हम खुद गलत और नेगेटिविटी डाल देते हैं। बिल्कुल भाई समोसे पकौड़े जलेबियां आप पूरा साल कभी कभार खाते हैं यूजुअली, ऐसे कि भाई हफ्ते में एक दफा चलो समोसे मंगा लिए, 2 हफ्ते में 2 हफ्ते के बाद आपने पकौड़े घर में बना लिए, चलो कड़ी बना ली, यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग। आजकल हर रोज रात को पूरा दस्तरखान सजता है, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन पेट तो अपना ही है ना भाई। बिल्कुल, ओवर ईटिंग की वजह से कितने लोग बीमार होते हैं और हॉस्पिटल्स की तरफ जाते हैं, फिर रोजे छूट जाते हैं। जो मकसद है रमज़ान का और इसमें अपनी चैरिटी को ओपन करने का कि आप 10 चीज़ें बना रहे हैं, आप 4 बना लें, कुछ और लोगों को बनाने का मौका दे दें, अपनी सेहत का भी ख्याल रखें और लोगों की सेहत का भी ख्याल रखें। सो ये तीनों चीज़ें क्या हैं और इनके फ़ायदे क्या हैं? लेट्स स्टार्ट विद चिया सीड, जो आजकल बहुत आप लोग सुन रहे हैं, जिसका नाम है तुख्मे दाऊदी। बिल्कुल, चिया सीड्स की अगर बात करूं तो खाने से पहले आज मैं चेहरे की बात करना बिल्कुल प्लीज, मैं भी करने वाली थी ये वाली। चेहरा जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और आपको अगर सनबर्न है तो क्या करे, चिया सीड्स मुंह पे चिपकाना शुरू कर दे। एग्जैक्टली कर सकते हैं यार, अगर एक आप बीज लिया और उसको मुंह पे चिपका, लोग कहेंगे इनके मुंह पे कील मुहासे हो गए हैं। फेयरनेस क्रीम का इस्तेमाल करें, बिल्कुल भी नहीं करना फेयरनेस क्रीम। आपने दूध गर्म करना है, उसमें 1 चम्मच चिया सीड डालने और उसको रख देना। थोड़ी देर बाद आपको जिस तरह का कोरियन मास्क होता है ना, उस तरह की एक सब्सटेंस मिलेगी, वो अपने स्किन पे लगा लेनी है। सबसे महंगा मास्क घर में फ्री है, आप अगर करना चाहें तो। नहीं, बट ये तो तुख्मे बालंगा के साथ भी कर सकते हैं। तुख्मे बालंगा के सीड्स बड़े होते हैं। अच्छा, वो नहीं कर सकते? नहीं, वो नहीं कर सकते। चिया सीड्स के साथ। ओके, डन। अच्छा, तो चिया सीड्स, स्किन सनबर्न है, आप उसको ठीक कर सकते हो। स्किन पे ग्लो नहीं है, आप उसके लिए यूज कर सकते हो। और सबसे बड़ी चीज जो डिहाइड्रेशन पूरे रमजान हमें रहती है, आप उसको इससे कवर कर सकते हो। और उसके साथ साथ आपकी जो हार्ट डिजीजेस है, कॉन्स्टिपेशन है, और कौन सी ऐसी बीमारी होगी, मैं सिंपल इसमें कह देती हूँ कि जो इससे ट्रीट नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। और जो लोग खास तौर पे हेल्थ के बहुत कॉन्शियस हैं और जो नहीं खाना चाहते कि टेबल पे 1000 चीज़ पड़ी है लेकिन मैंने नहीं खानी, तो आप दही में थोड़े से चिया सीड्स डाल लें, 1 आध फ्रूट काट लें, वो आपके लिए इतना फिलिंग होगा कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। उसके बाद आपको कुछ और खाने को दिल भी नहीं करना। इतना अमेजिंग ब्रेकफास्ट और इतनी अमेजिंग सहरी। इसके साथ चलें, अगर आपने प्रोटीन का कंटेंट लेना है, वैसे तो दही से कुछ हद तक मिलता है आपको, साथ में आप एक बॉइल्ड एग खा लें, बिल्कुल आपका पेट भी भर जाएगा, आपका दिन भी अच्छा गुजर जाएगा।
मैं तो यही करती हूँ, 2 बॉइल्ड एग्स एंड साथ में चिया सीड्स की जिस तरह पुडिंग जैसे आप बिल्कुल, पुडिंग सी बन जाती है और बड़े मजे की बनती है, बहुत मजे की। आजकल स्ट्रॉबेरीज भी इन सीजन है, हाँ। दूसरे फल भी हैं, बनानास। हर 2 बाय द वे 2 फल की कॉम्बिनेशन जरूर डालें। हाँ। जैसे बनाना सेब और आपने केला काट के डाल दिया। सुबह वैसे केला ना लें क्योंकि फिर सहरी में आपको पता है डिहाइड्रेशन बढ़ जाती है पोटेशियम की वजह से, तो केला बेशक शाम को ले। तो वो फ्रूट्स लें जो आपको तवानाई भी देते हैं, क्योंकि फल भी तो खाना है ना दिन में, सब्जियां भी तो खानी है, फ्रेश रखें जो आपको। रमजान की बहारों में इजाफा करने के लिए आयशा जहाजेब हमारे साथ हैं और डॉक्टर ज़ैनब कोंदल। अब ब्रेक से पहले एक तो सलमा खान ने माशाल्लाह कितना खूबसूरत, बहुत ही अल्लाह उनको जिंदगी दे, सेहत दे, एब्सोल्युटली अमेजिंग, जबरदस्त। लेकिन वापस आना है अब हमें चिया सीड्स पे, बिल्कुल, तुख्मे दाऊदी। यस यस ब्रेक में मेरा तलफ्फुज़ ठीक करा रही थी, वो एक का ठीक हुआ, दूसरे पे अभी भी डाउट है। अच्छा जी, हमारी बॉडी के लिए फाइबर कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ना सिर्फ कॉन्स्टिपेशन के लिए, उसके अलावा बॉडी में जितने हमारे मसल्स होते हैं उनकी मूवमेंट को जारी रखना, और जितना हम लोग एक्टिवली अपनी लाइफ को लेके चल रहे होते हैं उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसके अलावा हमारी बॉडी में जो भी हम, फॉर एग्जांपल हमने एक गाजर खाई है, उस गाजर के बदले में हमारी बॉडी में बहुत सारे जो है फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, और वो जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो बहुत सारी बीमारियां हमारे जिस्म में कॉज करते हैं, जिसमें सबसे लीडिंग जो बीमारी है वो कैंसर है। अब उस कैंसर से बचने के लिए आपको, चाहे वो चिया सीड्स हो, चाहे तुख्म लंगा हो, चाहे इसबगोल हो, तीनों का ही इस्तेमाल आप कर सकते हैं, क्योंकि तीनों ही फाइबर कंटेंट में बहुत अच्छे होते हैं। अगर मैं चिया सीड्स की बात करूं तो उसके तकरीबन 2 टीस्पून्स में 30 ग्राम्स ऑफ फाइबर होता है, जो कि आप समझे हमारे डेली रिक्वायरमेंट का आधा तकरीबन फाइबर जो है वो पूरा कर देता है। अगर इसबगोल की बात करें तो इसबगोल के 5 ग्राम्स में तकरीबन 4 ग्राम फाइबर होता है, तो आप अगर उसको 15 ग्राम ले रहे हो तो आपने तकरीबन जो है 20 ग्राम लिया, तो 15 ग्राम आपने अपना फाइबर दिन का पूरा कर लिया। और तो जैसे कि मेरे जैसे लोग जो फल शल से भागते हैं, सब्जियां मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, आई एम जस्ट नॉट अ बिग फ्रूट फैन, बट द फैक्ट इज दैट अगर चिया सीड से एटलीस्ट फाइबर की वो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, बिल्कुल, तो ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है। और इसबगोल की एक बहुत खूबसूरत बात ये है कि जिस भी बच्चे को, बड़े को एसिडिटी है, बिल्कुल, या कोई इसबगोल, सुबह सुबह आप इसबगोल 1 चम्मच दही, आधा चम्मच शहद, और अगर केला उसमें हल्का सा ब्लेंड कर लें, आपकी स्टमक पे वो ऐसे लेयर की तरह चला जाता है। उसके बाद ना आपको एसिडिक बर्ब्स आते हैं, ना आपको जलन होती है, जो अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं ना कि मुझे जलन हो रही है। लेकिन जब आप दही में शहद मिक्स करते हैं तो कुछ लोगों की तेजाबियत बढ़ जाती है। अगर आपको शहद नहीं सूट करता, बेसिकली तो वो टेस्ट के लिए है। तो अगर आपको शहद, कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे स्टमक में HCl जो होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से तेजाबियत बहुत बढ़ना शुरू हो जाती है। जब हम दही के अंदर इसबगोल को मिक्स कर लेते हैं तो वो उस HCl का जो कंटेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मल रेंज 7 है, अब वो 7 से उसको नीचे लाएगा और 4-5 पे ले आएगा, तो आपका जो वो एक एसिडिटी प्रोड्यूस हो रही थी 7 से ऊपर जाएगा तो एसिडिक हो जाएगा, आप वो 4-5 पे आ जाओगे तो आप नॉर्मल हो जाओगे। इसलिए वो आपके लिए काम दही और इसबगोल ने करना है, बाकी सारी लवाजमात हैं अपने टेस्ट को बेहतर बनाने के लिए। अब इसके साथ जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल, LDL के लेवल्स बहुत ज्यादा बढ़े हुए रहते हैं, बुरा कोलेस्ट्रॉल तो अच्छा है, हाँ बिल्कुल, HDL को बढ़ाने और LDL को कम करने में बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही होती है तीनों चीजें। जिन लोगों में हम अक्सर कहते हैं कि उनकी शरेयानें यानी आर्टरीज जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो रही हैं और उनका ब्लड फ्लो जो है वो प्रॉपर नहीं हो रहा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई रहता है, वो भी अगर इस्तेमाल करते हैं तो ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है उनकी बात तो हमने कर दी, जिन लोगों को डायरियल साइड पे IBS होता है वो भी इसको अपनी डाइट में ऐड ऑन कर सकते हैं। वो किस तरह से कर सकते हैं? आपने अगर दही में लिया तो आपने अपनी जो है वो उसको कॉन्स्टिपेशन को रिलीव कर दिया, आप अगर गर्म दूध में ले रहे हो तो भी आपने अपनी कॉन्स्टिपेशन को रिलीव कर दिया। डायरिया में आप उसको जैसे हम दही की लस्सी बना लेते हैं, आधा कप जो है दही और थोड़ा सा पानी डाल के उसके अंदर अगर आप लेंगे तो आप अपने जो डायरियल साइड का IBS है उसको बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल। IBS होता क्या है? IBS ये होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। आपकी बॉडी जो है या तो वो हर वक्त डायरिया साइड पे रहती है या कॉन्स्टिपेशन साइड पे रहती है, आपकी बॉडी नॉर्मल रेंज में नहीं रहती।
अगर आप उसको ट्रीट करते हो थ्रू योर डाइट तो वो बेहतर हो जाती है। और आपको एक बात बताऊं, IBS का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? स्ट्रेस, तजाबियत। बिल्कुल। अच्छा मैंने, और वो तजाबियत बढ़ती है स्ट्रेस की वजह से, तो बात आपने बिल्कुल ठीक की है। स्ट्रेस कोर्टिसोल लेवल्स हाई करता है। हाँ। कोर्टिसोल लेवल्स ट्रिगर करता है आपके स्टमक एसिड को। पेट का आपका एसिड ऐसे जैसे आप चूल्हे के ऊपर रख दें एकदम से पानी और वो उबलना शुरू हो जाए, वो उबलना शुरू हो जाता है, फिर या वो आपकी स्टमक लाइनिंग को उड़ा देता है और फिर या तो डायरिया शुरू हो जाता है या बिल्कुल पेट आपका रुक जाता है। ऐसे ही कुछ बेसिकली हाँ स्ट्रेस रिलेटेड IBS होता है कि कोई भी स्ट्रेस रिलेटेड चीज हुई उनका फौरन स्टमक चल गया, बिल्कुल फौरन, तो वो उनके लिए ये बिल्कुल ठीक कह रही है। इसपगोल को बहुत अच्छी बात मैं बताऊं, मैं क्योंकि I'll be very honest, I've never really faced constipation except when I was pregnant with one of my children. Okay. मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मैंने कानों को हाथ लगा लिया और क्योंकि मेरी प्रेशियस प्रेगनेंसी थी तो डॉक्टर ने मना किया हुआ था कि मतलब आपने बहुत ध्यान करना है। अब एक बंदा कॉन्स्टिपेटेड भी है, प्रेग्नेंट भी है, तबीयत भी खराब है, व्यूअर्स इसलिए अपनी पर्सनल बात शेयर करी हूँ कि एक तो हम इस बात के बारे में बात करते हुए कतराते हैं, हम एम्बैरेस होते हैं, इसमें शर्माने की उस तरह से बात नहीं है या एम्बैरेस होने की बात नहीं है, ये जेन्युइन मेडिकल इश्यूज हैं। अब प्रेगनेंसी में खवातीन को समझ ही नहीं आती कि वो क्या करें। बिल्कुल। और क्योंकि मैं कभी इस चीज से गुजरी नहीं थी और अल्लाह का शुक्र है कि उसके बाद फिर गुजरी भी नहीं, लेकिन उस टाइम पे मैं इतनी तंग होती थी, मैं बार बार डॉक्टर को फोन करूं, बार बार डॉक्टर करे कि भाई हम क्या कर सकते हैं, खुराक में ये ऐड कर दो, वो कर दो, और आप मेडिसिन भी नहीं ले सकते व्हेन यू आर प्रेग्नेंट। बिल्कुल। तो उसमें भी, और जैसे आपने कहा कि प्रेशियस प्रेगनेंसी थी, उसमें तो आप बहुत सोच समझ के मेडिसिन ले रहे होते हो, और कॉन्स्टिपेशन तो एक इतना बड़ा बोझ होता है आपके सर के ऊपर, ऐसे लगता है यार पता नहीं कौन से अजाब में पड़ गए। चलने फिरना जीरन हो जाता है, हर वक्त आपको लगता है कि जैसे आप यू आर स्टफ्ड। और कॉन्स्टिपेशन इज मदर ऑफ ऑल डिजीज। यस। अगर आपकी बाउल मूवमेंट प्रॉपर फासिद मादे अगर आपके ये फासिद मादे वो आपके जिस्म से नहीं निकलेंगे, वो अंदर ही रहेंगे, तो वो क्या करेंगे? बीमारियां। वो बीमारियां फैलाएंगे, क्योंकि आप किसी भी चीज को गल जाती है, सड़ जाती है, आप वो खाना नहीं खाते, तो आप सोचे कि एक चीज गल और सड़ रही है आपके अंदर और वो अंदर बैठी हुई है, वो निकल ही नहीं रही। हाँ, सही बात। सो चिया सीड्स, बेसल सीड्स, और मैं अंग्रेजी में रहूंगी, आप अपने उर्दू में आप अपना तलफ्फुज़ शो ऑफ करें। एंड देन ऑफ कोर्स सबको पता है, अल्लाह का शुक्र है कि अवाम ने पिछले 15-20 सालों में एक्सेप्ट कर लिया कि ये मेंटल है, इसको मेंटल रहने दो। अवाम ने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि सबसे खूबसूरत इंसान किधर, अंदर और बाहर दोनों से, ये मैं बता रही हूँ। सब रोसों की बात हो रही है, सब रोसों की, वो भी क्या हसीन प्रोडक्ट है। एनीवे, चले। जिन लोगों को डॉक्टर ने रिकमेंड कर दिया है कि उनको स्टेंट ही डलेगा, या हार्ट के बहुत सारे इश्यूज हो रहे होते हैं, अगर वो अच्छा मेडिकेशन बंद नहीं करनी, डिस्क्लेमर, मेडिकेशन साथ ले, साथ साथ इसको इस्तेमाल करें, आप देखेंगे कि बहुत हद तक पेशेंट्स जो हैं वो उस सर्जरी से बच जाएंगे सिर्फ इन चीज़ों को ही इस्तेमाल करके। और उसके साथ साथ जिन लोगों की बॉडी बहुत जल्दी जो है वो हीट हो जाती है, जैसे आप अंडा खाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा जलन शुरू हो जाती है, आप नाश्ता जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हो, इस वजह से कि उठते ही आपको लगता है कि नौजिया या वॉमिटिंग फील हो रही है, तो भी ये सारी चीजें आपके लिए बहुत बेहतरीन है। वजन कम करना हो, ओहो सबसे हॉट टॉपिक, तो भी ये तीनों चीजें जो हैं वो आपकी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अब आपने अगर एक हफ्ते में फॉर एग्जांपल 2 किलो तक वजन कम करना है, तो आप इसका मैक्सिमम यूजेज जो कर सकते हो वो दिन में 2 टाइम आधी टीस्पून जो है वो कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, एक सवाल है जी, आ गया। पानी में डालना जरूरी है? क्योंकि अगर बीज मुंह में डाल के बंदा निगल ले, कसमें बड़ा आसान हो जाता है। वो जो एक लुसी सी जेली होती है ना, मैं उसका वर्ड नहीं इस्तेमाल कर सकती, जो मैं बचपन से करती थी, उसको हम कहते हैं लिजलिज। वो लिजलिज जो है ना, वो आपको पता है कभी अलग से नहीं उतरती। हाँ, और कभी-कभी वो सीड्स अंदर चिपक जाते हैं और अंदर जेली। बात यहाँ तक पहुँचती नहीं है ना, एक घंटे के बाद ही कहती मैं नहीं कर सकती, मुंह पे लगा लो। अच्छा, फिर मैं मुंह पे बालों पे लगा लेती हूँ, तो वो अच्छे हो जाते हैं। जाया नहीं करना ना, तो द पॉइंट इज वेस्ट नहीं करो, एक घूंट लिया कर, ये नहीं हो सकता, चलो सिर पे डेल दो। अच्छा, अब रिसर्च जो है वो दोनों को ही साइड करती है कि आप दोनों तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने फूलना है तो अपना फायदा देना है। लेकिन अगर आप बाहर फुला लेते हो तो आपका जो वाटर एब्जॉर्प्शन है
वो बॉडी के बाहर वाला पानी ही हो जाता है। लेकिन अगर आप उसको बॉडी के अंदर फुला रहे हो, यानी आपने उसको मुंह में रखा, ऊपर से पानी पी लिया, तो फिर कम से कम 2 ग्लास पानी पिए। बिल्कुल, यस, 1 चम्मच के साथ 2 ग्लास पानी कम से कम। मेरी एक पेशेंट आई कुछ दिन पहले, उसने आके मुझे कहा कि मुझे स्वेयर कॉन्स्टिपेशन है और मैं इसका इस्तेमाल इस तरह से कर रही हूँ, एक घूंट दूध में लेती हूँ, उसके अंदर जो है मैं इसको डाल के मिक्स करके फौरन से पी जाती हूँ। अब आपने ना उसको बाहर फूलने का टाइम दिया, ना उसको अंदर फूलने का टाइम दिया, और वो फिर उसके ऊपर से क्या कर रही थी, ऑयल भी बॉडी में डाल रही। ओह माय गॉड। अपने ट्राई एंड टेस्टेड तरीके जो है वो किसी से कंफर्म कर लिए जाए तो बेहतर हो जाए। बेहतर। और अगले को मार्जिन दो, कोई बात नहीं, वो अपना कर्म कर रहा है, उसकी अपनी नजर है, अपना कर्म है, अपनी सोच है, उसका मामला अल्लाह के साथ अपना है। तो आपने अपना मामला देखना है, आपने आखिरी दिन अल्लाह को जवाब देना है क्या है आपकी असलियत। तो आप अगर ये सोचे ना, हर इंसान अगर ये सोचे ना जुगल कि रब मुझे जानता है और रब मुझे देख रहा है कि मेरी सच्चाई क्या है, तो यकीन करें हमारे मुआशरे में से, इंसानों में से बुराई कहीं हद तक ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हम क्योंकि ये भूल जाते हैं कि दुनिया तो हमें नहीं देख रही है, लेकिन रब तो हमें देख रहा है। आईने में हम जो खुद देख रहे हैं वो और कोई नहीं देख सकता। तो आपको अपनी असलियत पता होती है, आप अपने सच के साथ जिंदा रहें, दूसरों को बदलने की या उनके सर में लट मारने की कोशिश ना करें। अगर किसी ने आपकी तरफ राग़िब होना है, आपकी बात समझनी है, आपको समझना है, तो वो समझ जाएगा। नहीं तो या इंसान आपके लिए दरवाजा है या दीवार है। क्या बात है। दरवाजा होगा तो आपके लिए नए रास्ते खुल जाएंगे, और दीवार होगा तो आप सर पटक पटक के या तो वहीं खत्म हो जाएंगे या फिर आप वापस मुड़ जाएंगे। लेकिन ये चीज पहले वक्तों में नहीं होती थी आयशा। बिल्कुल। आई रिमेम्बर व्हेन वी वर यंगर, मेरी नानो हर किसी का ख्याल रखती थी, हर किसी के लिए एफर्ट करती थी, ऐसे लोगों के लिए भी करती थी जो उनको शायद रिस्पेक्ट और रिगार्ड नहीं देते थे, ताल्लुक भी नहीं होता था। और हमेशा नानो एक ही बात कहती थी कि उनका ज़र्फ है, मेरा ज़र्फ है, मैंने अपनी कब्र में जाना है। और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा। हर बंदे ने अपनी कब्र में अपने अमाल, अपनी दुआएं लेके जाना। बिल्कुल। को आप किसी और की कब्र में तो नहीं जा सकते। तो जब ये एक अंडरस्टूड बात है तो फिर हम क्यों ऐसे करते हैं? हम क्यों हर वक्त ये देखते हैं कि तू मुझे क्या देगा? Exactly. Why does it matter? आप करे दिल बड़ा करके, दिल खुला करके। अब तो लोगों को दिल बड़ा करने का भी कहना पड़ता है भाई मुश्किल हो जाती है लोगों के लिए जुगन। लिटरली मैं ये दे रहा हूँ तो ये मुझे आगे से क्या दे रहा है। ये जो लेन देन का चक्कर है ना, ये जो बनियाबाजी है कि मेरा क्या फायदा है सब में और आपका क्या फायदा है। आया है एवरीथिंग इज गिव एंड टेक। एवरीथिंग नहीं, हम भी कहते तो यही है अपने माशरे में कि मतलब आप गिफ्ट दो, गिफ्ट लो, लेकिन गिफ्ट दे के उम्मीद मत लगाओ कि अगला आपको गिफ्ट देगा या वो कैसा गिफ्ट देगा। वो अपने हिसाब से, अपनी सोच से करेगा जो से करना है। बात ये कि आयशा, अक्सर लोग अब ये भी एक चीज बना चुके हैं कि हम इसको कुछ देंगे तो ये यकीनन हमें कुछ बहुत महंगा देगा। एग्जैक्टली। तो इस लालच में लोगों को गिफ्ट देना कि आपको कुछ बेहतर मिल जाएगा। देखो अब I'll give you an example of ज़ैनब। ज़ैनब और मेरा बहुत ही एक लविंग ताल्लुक है, और कभी और हमारा हमेशा बेमौका ही होता है एक दूसरे के लिए कुछ करना। उसको कुछ पसंद आ गया, मैंने कर दिया, मैंने कोई चीज मुंह से बोली, उसने सुन ली, कर ली। मैं तो कभी वेट नहीं करती कि ज़ैनब मुझे गिफ्ट कब देगी, एंड आई नो कि वो बच्ची मेरा भी वेट नहीं करती, वो तो ऑकवर्ड हो जाती है, उसे कुछ देती हूँ। बट द फैक्ट इज ऐसे बंदे के लिए फिर करने का भी दिल चाहता है। एग्जैक्टली। जो खुद से रेडिली आपके लिए करना चाहता हो। लेकिन आजकल लोग ऐसे नहीं हैं जुगल। लोग ये देखते हैं कि अच्छा फलाने ओकेजन पे फलाने क्या दिया था, हमें बस उतना ही देना है, उतना ही चलना है। जब हम ये कैलकुलेशन में पड़ जाते हैं ना कि ये इसने दिया और ये मैंने दिया, मेरी वैल्यू ज़्यादा है, इसकी कम है, वहाँ पर बात ख़राब होती है। आप वो करें जो आपकी ज़ात है, आपकी जेब है, आपका दिल है। अगला वो करे जो उसकी ज़र्फ है, उसकी ज़ात है, उसका दिल है। अच्छा, एक बात मैं ऐड करना चाहूँगी यहाँ पे। आपने देखा होगा कि अब किसी के घर जाना बहुत मुश्किल हो गया है। बिल्कुल। या किसी को अपने घर बुलाना बहुत मुश्किल है। पहले ये था कि एक बंदा जा रहा था, वो केक, पेस्ट्रीज या जो भी कोई छोटी मोटी चीज पकड़ी, अगले के घर चले गए, अपने घर की कोई चीज बना के लेके गए कि हमने भाई खीर बनाई है आपके अगले ने वही आपके साथ टेबल पे रखी, 1-2 डिशेज और रखी, आपने मिल बांट के सबने खा ली, खुशियां फैल गई। बिल्कुल। लेकिन अब जाते हुए भी तकल्लुफ के क्या 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 दुआ की तरफ बढ़ते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन। ए मालिक व मौला परवरदिगार आलम, तेरा करोड़ हाँ करोड़ शुक्र है कि आज हमें तीसरा रोज़ा मुकम्मल करने की और इस रोज़े की रूहानियत समेटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। या रब्बुल आलमीन, हमारी तमाम तर गलतियों को, ख़ताओं को माफ़ करते हुए हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फ़रमा। परवरदिगार, आज का दिन सैयद पाक की निस्बत का दिन है। या रब्बुल आलमीन, हमें सैयद पाक की सीरत मुबारका पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा कि हम अपनी औलाद की तरबियत उन खतूत पर कर सकें जो सैयद फ़ातिमातुज़ ज़हरा ने हमें अता फ़रमाए हैं। या रब्बुल आलमीन, तमाम के रिज़्क़ कुशादा फ़रमा, तमाम की मुश्किलात दूर फ़रमा। ए शाहरक से करीब तर परवरदिगार, जिन जिन लोगों ने इस वक्त तेरी बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाए हैं, परवरदिगार उन तमाम की दिली मुरादों को पूरा फ़रमा। या रब्बुल आलमीन, मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा, इसके बासियों की, मकीनों की खैर फरमा। या रब्बुल आलमीन, मुहाफ़िज़ान पाकिस्तान की खैर फरमा। और या रब्बुल आलमीन, टीम बहारे रमज़ान की खैर हो। तमाम शुरका, तमाम मुआविनीन को इस कार खैर का बेहतरीन अजर अता फ़रमा। आमीन बिजाहिन नबीहिल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।